पिछले 10 साल में जो चेंज आया है वो नए भारत की इबारत लिख रहा है, नए भारत की, इंडिया की नहीं, नए भारत की इबारत लिख रहा है। मैं खुद इसकी जीती जागती मिसाल हूँ। 10 साल में जो परिवर्तन मैं देख पा रहा हूँ, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, 15 करोड़ तक अनसिक्योर लोन सरकार देती है। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि स्टार्टअप इंडिया मतलब किस तरह से हेल्पफुल है। मतलब जिस हिसाब से स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का माहौल है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमें वही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से फंडिंग दी बिट्स ने। अगर आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो सबसे अच्छा टाइम शुरू करने के लिए अभी है। मैंने जैसा पढ़ा कि आप लोगों ने 2.5 लाख के आसपास घरों में बिजली पहुंचाई है। सोलर मिशन आया था प्रधानमंत्री के साइड से, सौभाग्य स्कीम, और उसमें हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रहा था कि बहुत जगह रूरल, आसाम का इंटीरियर, बिहार का इंटीरियर। पिछले 10 सालों 15 सालों में जो सरकार है वो बहुत स्टार्टअप फ्रेंडली सरकार है। बिल्कुल वही रीजन भी है कि स्टार्टअप फ्लरिश कर रहे हैं इंडिया में। क्योंकि इतना जो सपोर्ट अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो कभी नहीं था। क्योंकि ये न्यूज़ 18 पे आएगा पॉडकास्ट, तो मैं बोल देता हूँ, काश इसको कोई सरकार का कोई आदमी देख रहा हो और हमको रीच आउट करे कि अरे बच्चों हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। वर्डेंट इम्पैक्ट किस तरह से काम करता है और ये नाम कहाँ से आया, वर्डेंट नाम कहाँ से आया, मतलब क्या है इसका, इसके पीछे कहानी क्या है? जी, भारत की जब बात करते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी 70% से ज़्यादा आबादी और हमारी अर्थव्यवस्था का 40% जो है एग्रीकल्चर से आता है। एग्रेरियन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो वर्डेंट नाम भी दिलचस्प है। वैसे नॉर्स माइथोलॉजी में कई जगह इसका चर्चा होती है, पर हम लोग इसका नाम कुछ ऐसा रखना चाहते हैं जो हमारे देश की जो संस्कृति है या हमारे किसानों की जो संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट करे। तो हमने गोचर भूमि, शस्य श्यामला, कई सारे नाम सोचे, परंतु वो उपलब्ध नहीं थे। बाय लक ये नाम वर्डेंट मतलब ग्रीन, हरित जो भूमि है, यानी जहाँ गायें अपना चारा चरने जाती हैं, शाम को वापस लौट आती हैं, और पूरी तरह से हमारे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली बेला, ये 2 समय काल माने जाते हैं गांव की अर्थव्यवस्था में। तो ये वहीं से निकल कर आया और इसी तरह से फिर हमने सोचा कि तो ये नाम एकदम परफेक्ट था। दूसरी बात, जब इम्पैक्ट लगाने का मतलब भी ये था कि हम लोग क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, अलाइड सेक्टर में मीथेन उत्सर्जन बहुत बड़ा इशू था लोगों के सामने, तो हम लोग चाह रहे थे कि कुछ ऐसे इम्पैक्ट को दर्शाएं हम लोग और उसको ग्रीन या कहें कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से जोड़ा जाए। तो इस तरह से ये नाम निकल कर आया। अब वर्डेंट किस तरह से काम कर रहा है, तो हम लोग बेसिकली हिंदुस्तान में, भारत में जो लाइवस्टॉक सेगमेंट है उसके डेवलपमेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। और भारत की जो अलाइड सेक्टर इकोनॉमी है, यानी एग्रो सेक्टर है और अलाइड सेक्टर इकोनॉमी में जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ग्रीन रिवोल्यूशन देखा हमने, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क में देखा, अब ब्लू रिवोल्यूशन की बात होती है। तो इसी तरह से जो लाइवस्टॉक रिवोल्यूशन है उसकी हम चर्चा करते हैं। वर्डेंट इम्पैक्ट इस पर काम कर रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट का बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनसे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है ना जी। तो मैं चाहूँगी मनीष कि आप बताएं हमको कि ऐसे कितने किसान, कितनी महिलाएं या कितने परिवार हैं जिनको वर्डेंट की वजह से मतलब उनकी ज़िंदगियां बदली हैं, उन पर असर हुआ है, मतलब ज़िंदगी उनकी बेहतर हुई है, और वो क्या स्कीम्स हैं आपकी, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनके जीवन में बदलाव हुआ है? देखिए मैम, स्टार्टअप जब हमने शुरू किया था तब तो स्टार्टअप एक थिंग भी नहीं हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे रिवोल्यूशन आया, लोगों ने फ्लिपकार्ट स्टोरी देखी, लोगों ने डायनेस्टीज़ की बात की, बंसल डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, अग्रवाल डायनेस्टी। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे गांव के वो बच्चे, देहात के वो बच्चे जो कैसे भी करके यहाँ तक सफल हो रहे हैं, तो उसके पीछे मेन स्ट्रीम या जो ग्लैमराइज्ड वीसी नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लोग अक्सर सरकार को ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या कहें कि बहुत ही ज़्यादा एक रिजिड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में जो चेंज आया है वो नए भारत की इबारत लिख रहा है। नए भारत की, इंडिया की नहीं, नए भारत की इबारत लिख रहा है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत का सपना। सोचिए 2047 में हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, ये सपना देखने की हिम्मत हमारे युवा जुटा रहे हैं, हमारे युवा काम कर रहे हैं उस पर। मैं खुद इसकी जीती जागती मिसाल हूँ। 10 साल में जो परिवर्तन मैं देख पा रहा हूँ, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो,
असीम हो। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन जो दलित वर्ग के स्टूडेंट के लिए, उनके यूथ के लिए बनाई गई है, स्पेशली 15 करोड़ तक अनसिक्योर लोन सरकार देती है IFCI वेंचर कैपिटल के माध्यम से। ये है मुझे जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मदद दी सरकार ने, 25 लाख तक का अनुदान। आपके आइडिया फेज़ में अगर आप हैं 5 लाख, आप अगर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं सीड स्टेज में हैं तो 25 लाख, और उसके बाद आपको मिला ये मिला। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं युवाओं की, आकांक्षाओं की और विकसित भारत की, वो सिर्फ बात नहीं करते हैं, उन्होंने स्कीम्स को बनाया, आसान किया। आज आप स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप सोचिए कि अगर इतने बेनिफिट के लिए सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट, एक राशन कार्ड बनाने में महीनों लग जाते थे, आप सेम डे NSW के माध्यम से, सिंगल साइनिंग विंडो के माध्यम से आधे घंटे में आप वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। 20 मिनट का काम है। ये सब चीज़ें जो परिवर्तन हुआ है, ये बदलाव लेकर आया। अब आती है बात वर्डेंट इम्पैक्ट की, कैसे हम मदद कर पाए। जब आप सोचिए कि जब हम ही समर्थ नहीं होंगे तो फिर हम क्या मदद करेंगे। जैसे मैंने बताया कि कैपिटलिज्म इज़ द न्यू सोशलिज्म। अब उस कैपिटल को सोशल कैपिटल कहिए हमारी, या ह्यूमन कैपिटल आप कहिए, जो हमारे किसान हैं हम उनको सोशल कैपिटल बोलते हैं हमारा, तो उनमें हमने इन्वेस्ट किया। अब भी तक हम अगर मान लीजिए कहें एक्टिव यूज़र्स के रूप में बात करें या केसेस की बात करें तो 6 लाख किसानों को हम लोग अभी तक सर्व कर सके हैं। इन 6 लाख किसानों में से भी सबसे बड़ी बात क्या है, जो भारत की स्टोरी है, ये नारी शक्ति की कहानी है। क्योंकि मेरी जो हमारे जो को-फाउंडर हैं माया जी, कुसुम, डायरेक्टर्स, दोनों डायरेक्टर्स वीमेन हैं, ट्राइबल वीमेन हैं। हमने 90% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो या तो ट्राइबल हैं या वीमेन हैं या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। ये एक ऐसी इबारत लिखी है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि हम जिस डाउन फिल्ट्रेशन की बात करते थे कि भाई जो ऊपर से पैसा आता है या संसाधन आते हैं वो रिस्क कर नीचे तक पहुंचे, तो डाउन फिल्ट्रेशन थियरी यही कहती थी कि भाई आप ऊपर संसाधन दीजिए, समर्थ लोगों को दीजिए, और धीरे धीरे जो है अपना वेल्थ जो है वो नीचे शेयर होगा। ये इस तरह से हो रहा है। अब मैं जैसे आपके साथ एक एग्जाम्पल साझा करता हूँ। मेरी माँ हैं, हरियाणा से हैं। हम लोग पशुपालन, हमारा खेती बाड़ी हरियाणा उसके लिए जाना जाता है। 2 भैंस से मेरी माँ ने हमारे पढ़ाई लिखाई का एडिशनल खर्चा, पिताजी को सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें करके दिखाई। मेरी माँ अंगूठा टेक हैं, कहते हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, पर वो रात के 1 बजे 12 बजे अगर मैं पढ़ रहा होता था तो मेरे लिए चाय बना के देना। उनको पता है कि भाई बेटा पढ़ रहा है, और उठकर सुबह फिर 4 बजे दूध निकालना, फिर उसको बोलना कि भी बेटा जाकर दूध देकर आ जाओ, इनको डिलीवरी करना। तो ये इससे मुझे ये लगा कि अगर हमको भारत के किसानों की हालत सुधारनी है तो महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा। भारत में जो लैंड राइट्स हैं, इसका बहुत बड़ा स्टोरी है वर्डेंट का ये भी, कि लैंड राइट्स इंसान में अगर आप बात करें पुरुषों के पास होते हैं। भारत में कृषि की आमदनी पुरुष लेकर जाता है, लेकिन एक अलिखित व्यवस्था है भारत के सामाजिक ढांचे में, खेती किसानी में, कि जो एग्रेरियन सोसाइटी है उसमें जो पशुपालन की इनकम है वो महिला अपनी अंटी में रखती है, अपनी जेब में रखती हैं, या कहें कि अपनी ओढ़नी में रखती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम किस तरह से एक इकोनॉमिक बैलेंस दे रहे हैं, तो ये चीज वर्डेंट ने ही की है। ये हमने करके इससे पहले ये नहीं था। देखिए, इससे पहले ये इसलिए नहीं था क्योंकि लाइव स्टॉक में कभी किसी ने इस तरह से सोचा ही नहीं कि वीमेन के FPO बनाए जाएं, वीमेन के एक FPO को बाकायदा पूरी तरह से एम्पावर करके उनका अपना इकोसिस्टम बनाया जाए। आज 45,000 लीटर दूध जो है महिलाएं अपने लेवल पे प्रोड्यूस कर रही हैं, वो अपनी कंपनी बना चुकी हैं, वो अपनी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, वो अपनी कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स लेती हैं, और ये वो महिलाएं हैं जिनको मुश्किल से अपना नाम लिखना आता है। नाउ दे आर रनिंग देयर ओन स्टार्टअप। 45,000 लीटर पर डे का है, करोड़ों रुपए की वो आमदनी कर रहे हैं, टर्नओवर हो रहा है, और ये सारे लोग वर्डेंट से जुड़े हुए हैं। तो यही वो स्टोरी है जो जिसकी बात माननीय मोदी जी करते हैं, जिसकी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं और दुनिया सुनती है। आप सोचिए कि सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी के दूर दराज के इलाके में, पहाड़ी इलाके में रहने वाली एक गुर्जर समुदाय की महिला, एक मीना समुदाय की महिला, एक जाट समुदाय की महिला, जिसके पास बाहर की कोई नॉलेज नहीं है, उसके बकरी का दूध जापान बिक रहा है। दैट इज द इकोनॉमी। ये बहुत बड़ी ब्यूटी है वर्डेंट की जो हमने करके दिखाया, और एक कन्वर्जेंस ऑफ जो इकोनॉमी है वो हमने इसमें करके दिखाई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप फील्ड में काम कर रहे हैं और अचानक से कोई टकरा गया और किसी ने कहा कि वो ये को-फाउंडर हैं, तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप तो एकदम जमीन से ही जुड़ के काम कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि आपने ऐसा कोई ऑफिस नहीं बनाया है ना? ये बहुत खूबसूरत एक इंसिडेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान सम्मेलन रखा था पिछली दिवाली को, और उनकी किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होनी थी,
और किस्मत से मेरे जो हमारे अर्ली बिलीवर हैं पूसा कृषि आई और उन्होंने हमें इनवाइट किया कि हम एक लाइव स्टॉक स्टार्टअप को इनवाइट करना चाहते हैं जो पशुधन में काम कर रहा है और आप अच्छा काम करें तो आप आइए। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उसमें आएंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। फॉर्चुनेटली वहाँ एक वीडियो शूट और फोटो शूट हुआ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की समक्ष प्ले हुआ और लोग वो देख रहे थे। तो जब वो वीडियो प्ले हुआ तो जो किसान 40,000 45,000 किसान जो पंडाल में आए हुए थे उनमें से कुछ हो सकता है 100 200 500 लोगों ने एकदम से कहा अरे ये तो मनीष भाई का वीडियो है। मतलब उसमें पंजाब के किसान थे और हरियाणा के उनका बैठे हुए थे। तो लोगों ने जब मैं चूंकि सिक्योरिटी की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे तो हम लोग दूर से देख रहे थे कि इवेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जब मैं अंदर आया और मैं मेरे जो पॉइंट होता है जहाँ मैं स्टॉल अलॉट किया गया था मैं वहाँ बैठा हुआ था तो लोग आए तो वो देखे बोला कि सिख कम्युनिटी से थे, सरदार जी थे हमारे। तो उन्होंने कहा ये वही बंदा है ना जिसका अभी वीडियो चला था। तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए अचंभित करने वाली बात है कि कौन सा वीडियो क्या चला क्या है। और उसके बाद आईसीआर के जो सीनियर ऑफिशियल्स आए आईआरए के बाकी लोग आए तब उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अंदर आकर मुझे बोला कि मनीष तुम्हारी पॉपुलैरिटी पहला ऐसा स्टार्टअप है जिसको किसान रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हमने 40 स्टार्टअप लिए 50 लिए 300 स्टार्टअप यहाँ लिस्टेड हैं तो एकमात्र स्टार्टअप ऐसा है जिसको किसान रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बहुत आगे जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है कि गांव देहात में कहीं जंगल में रह रहे हैं हम लोग और एक रिमोट एरिया में रह रहे हैं मतलब किसान मतलब मेरा काम वहां तक पहुंच रहा है और वो पहचान रहे हैं। बोला कि तुम पर्सनली मिलते हो उनसे? मैंने हाँ सर मैं तो मिलता हूँ। प्रवीण से शुरू करते हैं। कंपनी नहीं हम क्रांति हैं, क्या है ये स्टेज क्या है? स्टेज तो अपने आप में क्रांति ही है जिसको हम बोल रहे हैं। एंड 4 साल हो गए अभी हमें 2019 में शुरुआत की थी हमने स्टेज की। उससे पहले एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही हम सबकी साथ में। और स्टेज का जो विज़न है वो है अपने देश की बोलियों में कंटेंट बनाना, बोलियों को आगे लेके आना। और जो हम रिसर्च कर रहे थे लिटरली हमें खुद को नहीं पता था कि हमारे देश में अभी भी 19,000 बोलियां तो बोली जाती हैं जिनका रिकॉर्ड है अभी भी, और लाखों बोलियां जो पहले अभी ख़त्म हो चुकी हैं जिनका कोई डेटा नहीं है। तो हमारा देश इतना अलग अलग बोलियों में बोलता है। तो जब मैं हरियाणा से आता हूँ, जब मैं मेरे मम्मी पापा से बात करता हूँ या जब मैं गांव में किसी से बात करता हूँ तो मैं भी हरियाणवी में बात करता हूँ क्योंकि वो फीलिंग वो इमोशन जो है वो इतना ट्रू होता है, वो इतना सच होता है कि उसमें आपको मज़ा आता है, आप उसको जीते हो हर रोज़। तो हमें यही समझ में आया कि बोलियाँ इस देश का असली खजाना है, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। और जब हम काम करने लगे तो हमें बहुत कुछ ऐसा हर रोज़ निकल के आया सामने कि हाँ यहाँ तो इतने सारे इमोशंस, फीलिंग, कनेक्शंस जुड़े हुए हैं लोगों के। अभी स्टेज हरियाणवी और राजस्थानी 2 बोलियों में प्रीमियम और सेंसिबल कंटेंट बनाता है। और हमें लगता है कि जो भारत की जनता है वो क्वालिटी डिजर्व करती है। अगर आप उसको वैल्यू डिलीवर करते हो तो वो आपको उतना ही रिस्पेक्ट से वापस आपका वैल्यू करती है। बिल्कुल। तो जब हमने शुरू किया था तो हमें लगा हमें बहुत लोगों ने बोला था कि भारत की जनता वो भी बोलियों में कंटेंट देखेगी क्या कभी, या बोलियों में कंटेंट बन भी सकता है क्या कभी, या मतलब क्या वो जनता पैसा देगी कंटेंट देगी, ऐसे सवाल आते थे स्टार्टिंग में। बट जब हमने शुरू किया, प्रीमियम कंटेंट बनाना शुरू किया, क्वालिटी कंटेंट बनाना शुरू किया, तो भारत की जनता ने भी हमें वैसे ही रिस्पांस दिया। और आज स्टेज को ऑलरेडी 75 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है ऐप को। इतने सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हैं स्टेज के साथ में। 75 लाख, वो भी सिर्फ हरियाणा राजस्थान सिर्फ 2 जगह से। तो इतना पोटेंशियल है मार्केट के। और ये कितने साल में हुआ? ये 4 साल में 4 साल में 1 नवंबर 2019 को शुरू किया है हमने। हाँ 4 साल ही हुए हैं। 4 साल अभी हमें कंप्लीट हुए हैं। राजस्थान उसमें से भी पहले 3 साल केवल हरियाणा के हैं। हाँ। राजस्थान में तो केवल 1 साल हुआ है। 75 लाख में से राजस्थान में केवल 10-12 लाख हैं, 15 लाख के आसपास है। सिर्फ 60 लाख लोगों ने हरियाणा में, टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की है 3.5 करोड़।
3.5 करोड़ की पॉपुलेशन, 3 से 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 60 लाख लोग हरियाणा के स्टेज ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं एटलीस्ट एक बार। क्या बात है, वो वाला दिन देखना है जब वो 3.5 करोड़ लोग सबके सब आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल 140 करोड़ दैट इज द सपना 140 करोड़ का है रजना। सपना 140 करोड़ का है कि हर देश के हर नागरिक जो बोली में बात करता है वो अपनी बोली पे प्राउड फील करेगा और वो डाउनलोड करेगा स्टेज को, वो अपनी बोली में कंटेंट देखेगा। दैट इज द वही विजन के साथ हम, वही तो क्रांति है, वही हाँ, इसीलिए हम अपने आप को कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं। और ये जो है ना, ये लाइन कहाँ से आई थी ना, ये जो कंपनी है ना, ये ऐसे नॉर्मली बन नहीं सकती है। मैं सही बताऊं तो आपको ना, ये ऐसे एक तो पागल लोग इस तरह की चीजों को शुरू करते हैं। क्रांति जब तक होगी नहीं तब तक बनेगी नहीं ऐसी कंपनी। नॉर्मल लोग तो हम अपने आप को नॉर्मल मानते नहीं। मुझे नहीं लगता वी आर लाइक नॉर्मल फाउंडर्स, नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि ये जिस जगह में हम जा रहे हैं, जिस मार्केट को हम, वहाँ कुछ है नहीं पहले से। वहाँ आगे तो वो सुरंग है, उस सुरंग में भी आपको दिख नहीं रहा कि लाइट है भी क्या नहीं है। उस सुरंग में जा रहे हैं हम लोग तो। और जब आप उस सुरंग को खोद रहे हो, जा रहे हो तो बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जो आपको ही पहली बार सोल्व करनी है वहाँ के लिए। तो ये जो क्रांति है ना, ये इसीलिए आ रही क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पहली बार हो रहा है और सब लोग इसमें, ये सिर्फ 4 लोग नहीं, ये हमारी जो जनता है ना, जो कंटेंट देखने के लिए आती है, वो भी वैसे ही रिएक्ट करती है जब उनके सामने हम जाते हैं। वो भी अपने आप को क्रांतिकारी समझते हैं। लोग हमें बोलते हैं कि आप बोलियां बचा रहे हो, आप संस्कृति बचा रहे हो। ये नॉर्मल कंपनी, हमारा यूज़र ऐप पे रिव्यू देने आता है तो बोलता है कि आप लोगों ने हमारी संस्कृति को बचा दिया है, आप लोगों ने हमारी बोलियों को बचा दिया है। कौन सी कंपनी में कौन से यूजर्स आके आपको बोलेंगे, वो पे कर रहे हैं जबकि वो आपको कंटेंट देखने के लिए। स्टिल वो जो कनेक्शन है वो इस तरीके का, तो इसलिए हमें लगता है कि कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं। जो काम भी है वो क्रांति वाला काम हो रहा है। एंड जस्ट टू ऐड वन लाइन टू दैट कि बोली नहीं, बचाना, एक लाइन नहीं, और भी ज्यादा भी लाइन बोल सकते हो। बोली बचाना, संस्कृति बचाना, ये सब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स के काम नहीं होते हैं। कभी कंपनियां नहीं करती ये सब काम। इन सब के लिए आंदोलन लगता है, आंदोलन सड़कों पे बनता है और हम अपनी कंपनी, हमें लगता है जेन्युइनली सड़कों पे ही बना रहे हैं। मुझे एक चीज पूछना था, मतलब इतना अच्छा देश, एक तरह से आप बोलियों पर काम कर रहे हो, देश के लिए काम कर रहे हो, मेड इन इंडिया हो, तो अभी तक क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स आती हैं, जी, तो कुछ सोचा नहीं ऐसा कि वहाँ से कुछ फंडिंग लिया जाए या वहाँ से किसी तरह का कोई हेल्प? एक्चुअली बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं एक्चुअली, जिन भी स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे सरकार की, हरियाणा की एक फिल्म पॉलिसी है, दे गिव सब्सिडीज टू मेक कंटेंट हरियाणवी में, राजस्थान की भी है। हम लोग अभी तक एक्सेस नहीं कर पाए हैं उसको, बट वी वुड लव टू एंड वी वुड लव टू वर्क विद द गवर्नमेंट। थोड़ा सा हमारा कच्चा हाथ है सरकार के साथ काम करने में है ना, उसको आप जैसे भी समझे, बट हाँ, बट सरकार की हैं पॉलिसीज, आई थिंक और थोड़ा काम करने की जरूरत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब जो कर रहे हो ना, सरकार की नजर खुद पड़ेगी कि हो रहा है कुछ। हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का, जिस दिन पड़ेगी और वो हमें कहेंगे कि अरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और क्या, बट हम उनके साथ काम करते रहते हैं। सॉरी, मैं एक पॉइंट मुझे याद आया, जैसे एक्चुअली आई एम जस्ट गोइंग टू चंडीगढ़ फॉर दैट ओनली। हरियाणा में हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था अभी मेवात में, वी मेड अ डॉक्यूमेंट्री अराउंड इट, सो वी आर होपिंग फॉर पार्टनरशिप विद द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर इट। ऐसे हमने एक शो बनाया हरियाणा में, वो राजस्थान में, उसका नाम है हरियाणा क्राइम एंड राजस्थान क्राइम। तो पुलिस ऑफ द लोकल स्टेट टेक लाइक हाउ आर दे डूइंग गुड स्टफ बेसिकली। वो पुलिस, यूजुअली पुलिस की इमेज बहुत ही खराब सी और वो सब होती है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम भी करते हैं यार। वो प्रशासन चल रहा है, देश अच्छा चल रहा है, इतना खराब क्राइम रेट भी नहीं है हमारे देश में, राइट। तो पुलिस कहीं तो कुछ अच्छा कर रही होगी, राइट। तो हमने ऐसे 6 केसेस पकड़े और उनको सॉल्व करते हुए, जो जैसे एक सोनी पे बड़ा फेमस शो आता था क्राइम पेट्रोल करके, सब उस टाइप उसकी तर्ज पे हमने हरियाणा और राजस्थान के लोकल कंटेंट उठा के और उस पे शोज बनाए। तो हम वी आर होपिंग फॉर पार्टनरशिप विद द लोकल प्रशासन, उसके साथ हरियाणा में हरियाणा के साथ, राजस्थान में राजस्थान पुलिस के साथ, उन लोगों की अपनी कितनी उनके साथ मिल के पार्टनरशिप करके इस शो को बनाएं। अगर वो चल गया तो 6 नहीं, उसमें 600 एपिसोड भी हो सकते हैं, फिर कोई रीजन नहीं है कम होने का। तो इस तरह से हम काम करते रहते हैं सरकार के साथ कुछ। और सरकार का भी फोकस काफी बड़ा है इस चीज पे। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या फेडरल लेवल पे हो, आइडेंटिफाई करना शुरू किया उन्होंने कि ये मल्टीपल क्लस्टर्स की जरूरत है। बिल्कुल, चाहे वो जैसे यूपी में फिल्म सिटी बनने की कोशिश हो रही है, आई थिंक टेंडर वगैरह भी पास हो गया एंड सून वील हैव द प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग। उसी तरह से कश्मीर गवर्नमेंट
is also trying to ऑलमोस्ट हर स्टेट की बहुत अच्छी फिल्म पॉलिसी है, ऑलमोस्ट हर स्टेट है। और ऑनेस्टली हम लोग कई बार इंटरनली ये भी सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं एक्चुअली तो इट्स अ पब्लिक गुड। तो ये है तो सरकार का काम कर हम रहे हैं बस। तो ठीक है, मतलब हमारे कंधों से अच्छा काम क्योंकि ये न्यूज़ 18 पे आएगा पॉडकास्ट, तो मैं बोल देता हूँ काश इसको कोई सरकार का कोई आदमी देख रहा हो और हमको रीच आउट करे कि अरे बच्चों हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि जरूर, मतलब ये कहने की भी जरूरत नहीं है विनय, क्योंकि ना ये काम इतना अच्छा कर रहे हो आप लोग कि ये अपने आप लोगों की नजर पहुंचेगी इस पर, अपने आप लोग जानेंगे। और अभी वैसे ही आप लोग इतना जाने जा रहे हो, तो चाहूंगी कि आप इस चीज़ को मतलब बहुत डिटेल में बताएं कि कैसे कॉलेज में बिट्स में रहते हुए किस तरह से मतलब आपने सोचा कि स्टार्टअप करना है, आप वहाँ पे पढ़ाई क्या करने गए, कितना वक्त वहाँ पर गुजारा, क्या क्या किया, कैसे आपने बिट्स पिलानी से ही आपने फंडिंग ली और आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया। मैं चाहूँगी सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप बताएं हमको। तो मैं बिट्स पिलानी गया था 2016 में, तो एंड शुरुआत से ही सब लोगों का वो रहता है कि अच्छी CGPA लेके आनी है, नौकरी करनी है या हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, MBA करना है, तो वही था। बट 2018 के आसपास हम लोगों का ऐसा था कि फ्लिपकार्ट उस टाइम पे सबसे बड़ा बूम चल रहा था कि इंडियन स्टार्टअप सेक्टर में अगर किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा फोड़ा है तो वो फ्लिपकार्ट है। तो उस टाइम पे पूरे कॉलेज में ही एक सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप कल्चर की वाइब हमें फील हो रही थी। तो हम लोग सोचते थे कि ऐसी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो जनता को अभी महसूस हो रही है जिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आलाप और मैं सेम कॉलेज बिट्स पिलानी में ही थे, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि किराना स्टोर्स को डिजिटाइज किया जाए। तो वो हमें उस टाइम पे आइडिया आया था, दिस वाज बिफोर ज़ेप्टो वाज अ थिंग, है ना। तो बट हमने कुछ किराना स्टोर से बात की और वो इतना कीन नहीं थे डिजिटाइजेशन को लेके, तो वो आइडिया उस टाइम पे ड्रॉप हो गया। बट बिट्स में एक चीज़ होती है प्रैक्टिस स्कूल, तो बाकी कॉलेज में भी इंटर्नशिप होती है, तो हमारे टाइम पे भी 2 महीने की इंटर्नशिप थी। तो मैं ग्रेट नोएडा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, एंड नोएडा में मैंने फिर अपनी इंटर्नशिप के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की। तो अब क्या होता है कि घर से वहाँ तक जाने के लिए आधे घंटे का कम्यूट होता था डेली, एंड मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही हाँ, उसके पीछे जो वजह वो मुझे जाननी है कि नवगति के जो को फाउंडर हैं उन्होंने अपनी गति को एकदम रोक रखा है, क्या वजह क्या है, रोड पर उनकी गति रुकी हुई है एकदम। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कंजेशन है ना, एंड लाइक सब लोग कहते हैं कि दिल्ली NCR में जब लोग गाड़ी चलाते हैं तो काफ़ी माइनर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो मेरी भी जब लाइक मुझे टेम्प्रेरी DL मिला था उस टाइम पे मैंने भी गाड़ी को 1-2 बार लाइक है ना बम्पर तोड़ दिया था गाड़ी का। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ नॉट सेफ फॉर अदर इंडियन सिटीजन्स कि मैं इंडिया की रोड्स पे गाड़ी चलाऊं। तो मैंने उस टाइम से डिसाइड कर लिया कि मैं बस कैब्स लूँगा एंड ओला उबर को बिजनेस दूंगा। सो दैट ये टारगेट था। तो सेकेंड ईयर में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था नोएडा में, तो कैब राइड्स ले रहा था ऑन अ डेली बेसिस, एंड काफ़ी रेयरली ऐसा होता है कि अगर आप बैठे हैं गाड़ी में फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर से बात करते हैं, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो हर ड्राइवर एक ही बारे में बोलता था कि सर CNG भराने में बहुत टाइम जाता है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम में लाइन में ही लगे रहते हैं, कुछ पता ही नहीं होता है। मैंने कहा अगर ऐसा आपको पता लग जाए कि किस स्टेशन पे कितनी भीड़ है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। कहते हैं हाँ सर हो तो जाएगा, मुझे अभी इसके लिए कुछ है, बोला नहीं अभी तो कुछ नहीं है। तो मैं वापस गया एंड मैंने देखा कि सही में इसके अराउंड कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल आंखों के सामने है कि हाँ गैस स्टेशन सोचते हैं, CNG स्टेशन सोचते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बहुत लंबी लाइन लगी है। तो मैं वापस कॉलेज गया, मैंने अपने 2 दोस्त, तो आर्यन मेरा स्कूल का दोस्त है, आलाप मेरा कॉलेज का दोस्त है, हम तीनों ने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। मतलब कोई भी पहली बार सुनता है उसको लगता है हाँ मतलब हमें भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है। कभी भी आप एयरपोर्ट तक जा रहे हो तो ऐसा होगा कि फ़्लाइट छूटने वाली है बट ड्राइवर बोलेगा सर CNG भरानी है। तो उस टाइम पे रियलाइज़ होता है कि हाँ अगर पता होता कि किस स्टेशन पे कितनी भीड़ है तो थोड़ा काम आसान हो जाता। तो वापस बिट्स गए, बिट्स को पिच किया इंक्यूबेटर को, एंड नवगति बिट्स पिलानी की इंक्यूबेटर की सबसे पहली फंडेड कंपनी है। तो हमें वही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की तरफ से फंडिंग दी बिट्स ने, एंड वो फंडिंग लेके ये 2000। क्या प्रोसेस क्या होता है पूरा कैंपस के अंदर ये फंडिंग लेने का इंक्यूबेटर से? तो अभी क्या है कि मतलब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आप देखिए, स्टार्टअप इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो सभी के पार्टनर इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स होते हैं।
सभी कॉलेजेस में कोई ना कोई इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर होता ही है। काफ़ी बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमारे कॉलेज में भी गवर्नमेंट फंडिंग आ रही है स्टार्टअप्स के लिए। तो बिट्स को जब ये टाइड 2.0 फंडिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की थी, जब ये मिली तो उन्होंने सबको ईमेल किया कि ऐसे ऐसे फंडिंग इज़ अवेलेबल एंड आपका कोई अगर आइडिया तो आप आके पिच कीजिए। तो हमने पिच किया, मल्टीपल राउंड्स हुए। एक तो उसमें और भी लोग होंगे? हाँ, और भी लोगों ने अपना पिच तैयार किया होगा ना? तो कितने लोग थे? तो हमारे बैच में अराउंड 10 लोग थे। तो एक ही को मिलना था? मतलब कह सकते हैं कि सबसे इनोवेटिव आइडिया उनको नवगति का ही लगा। अच्छा, मतलब वो एक ही आइडिया में तो इन्वेस्ट करना चाहते थे, फंड देना चाहते थे। तो फंड जितना आता है उसके हिसाब से वो एलोकेशन करते हैं, 4 से 7 लाख रुपए स्टार्टअप्स में डिस्बर्स करते हैं इन ट्रांचेस। तो नवगति वाज द फर्स्ट वन, बट उसके आगे और अभी आई थिंक 50 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को ऑलरेडी फंड कर चुके हैं। और ये कौन से साल की बात है? तो ये जो हमें फंडिंग कमिटमेंट हुई थी वो 2019 में हुई थी, बट उसके बाद कोविड आ गया 2 साल के लिए। तो रोड पे गाड़ियां नहीं है, कंजेशन नहीं है, तो फिर उस बीच क्या किया? और ये लास्ट ईयर था? ये अग्नि कॉलेज का 3rd ईयर था, जब से 4th ईयर था जब ये हो रहा था। तो हमने सोचा कि गवर्नमेंट फंडिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की फंडिंग है, तो एक बार हम देखते हैं, मतलब प्रोटोटाइप तो बिल्ड करते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग बैठ के ये एल्गोरिदम्स पे काम कर रहे थे कि कौन से एल्गोरिदम्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर्चुनेटली मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था बिट्स में वो CSIR सीरी के साथ था। तो उस टाइम पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस उनका डैमेज क्वान्टिफिकेशन करना था। ये जानना था कि ये दीवार पे दरार पड़ी है तो इसके हिसाब से बताओ कि एज कितना है या कितना डैमेज हुआ है। हाँ, तो अब मैंने सोचा कि ये कैमराज से हम फोटोज़ लेके दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्रैक्स हैं। सिमिलरली एक और प्रोजेक्ट था जो बंगाल गवर्नमेंट के लिए बंगालाथॉन हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि पॉट होल डिटेक्शन करना है, रोड बेसिकली उनको रोड सेफ्टी के लिए करना था। तो हमने बोला कि हम ड्रोन उड़ाएंगे, उस पर कैमरा लगा होगा और पॉट होल को मैप करेंगे कि इस जगह पे लाट लॉन्ग के साथ बता देंगे कि यहाँ पे पॉट होल है और वो रिपोर्ट हो जाएगा। तो ये सब में सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम सेम चीज़ को यूज़ करें एट पेट्रोल पंप्स एंड CNG स्टेशन निकालने के लिए कि स्टेशन पे कितनी भीड़ है। तो एंड 2020 में MOPNG ने एक ऐप लॉन्च की थी विद IGL, जिसमें ऊर्जा ऐप था उसका नाम। तो उसमें क्या होता था कि एक बंदा स्टेशन के आगे खड़ा होता था और वो मैनुअली एंटर करता था कितनी गाड़ियाँ हैं। अच्छा, है ना। तो अब नवगति के सिस्टम के थ्रू ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया। अभी वहाँ पे किसी की ज़रूरत है नहीं, अब ऐप बताता है ऑटोमेटिकली उनको IGL कनेक्ट ऐप पे दिख जाता है, नवगति ऐप पे दिख जाता है कि किस स्टेशन पे एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम हर व्हीकल कैटेगरी के लिए कितना है। तो दिस वाज अ गेम चेंजर। एंड फिर हमने वही IGL के साथ पायलट किया। एंड बिकॉज जो सेक्टर है ऑयल एंड गैस अब वो डिजिटाइज हो रहा है विद स्टार्टअप्स लाइक नवगति, बट बाकी सेक्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप। तो हमारे केस में ये था कि थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि 24-25 साल के लड़के हैं ये, है ना, हज़ारों करोड़ों की कंपनी इसके लिए डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। तो इट टुक सम टाइम, बट फाइनली वी क्रैक्ड अ डील विद द लार्जेस्ट गैस कंपनी इन द कंट्री। तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस। तो मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में बताएं हमको, देखने वालों को, कि जो गवर्नमेंट जो पैसा इन्वेस्ट करती है स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, वो किस तरह से जो स्टार्टअप में लोग आ रहे हैं वो लोग किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या प्रोसेस क्या है पूरा, कैसे मिल सकता है उनको, किस तरह से, क्या पूरा डिटेल में? ओके, तो क्या है कि मल्टीपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टार्टअप इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का स्टार्टअप हब है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हर एक की अलग अलग फंडिंग स्कीम्स हैं, है ना। तो वो सीड स्टेज पे स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए किसी इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा लाइक रेंज करता है। जैसे कुछ स्कीम्स हैं, निधि प्रयास एक स्कीम है जिसमें 10 लाख की फंडिंग है, ग्रांट है। तो आपके पास कोई आइडिया है, आप उसको उसके लिए प्रोटोटाइप बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख निधि प्रयास के थ्रू मिलेगा। आप उसको यूज़ कीजिए और आपको जो भी एंड प्रोडक्ट होगा उसके बाद नेक्स्ट फंडिंग का डिस्कस कर सकते हैं। फिर कुछ स्कीम जैसे होती हैं, जैसे EIR स्कीम है। तो मैं खुद बिट्स के कुछ बिट्स पिलानी का जो इंक्यूबेटर है उसके पैनल पे हूँ। अगर कोई नए स्टार्टअप्स आते हैं
EIR स्कीम के लिए, प्रयास स्कीम के लिए, तो उनको जज करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो अभी जैसे EIR वाली स्कीम होती है तो काफ़ी बार क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स इस पे काम कर रहे होते हैं तो उनको भी फाउंडर यूजुअली सैलरीज ड्रॉ नहीं करते हैं, है ना। तो उनको ऐसा है कि 30,000 रुपीज़ एक स्टाइपेंड के तौर पे मिलेगा पर मंथ, जिनको यूज़ करके वो अगर कुछ आइडिएट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं ताकि वो नेक्स्ट लेवल तक पहुँचे, वो भी कर सकते हैं। ये भी ग्रांट है। तो फिर मेटी के कुछ स्कीम्स है, टाइड 2.0 जो स्कीम है, उसमें 4 लाख से लेकर 7 लाख तक का ग्रांट भी मिलता है कंपनीज को। काफ़ी बार स्टार्टअप्स को पता ही नहीं होता है कि उनके इंक्यूबेटर के पास ऑलरेडी ये स्कीम्स अवेलेबल हैं, ये फंडिंग अवेलेबल है। उनको बस अपने इंक्यूबेटर के पास जाके बताना होता है कि हम ये स्टार्टअप पे काम करना चाह रहे हैं, ये आइडिया पे काम करना चाह रहे हैं, उनके पास डेफिनेटली कोई ना कोई और कनेक्ट होगा जिसके थ्रू वो करा सकते हैं। जैसे बिट्स का अभी एक मैचिंग फंडिंग वाला स्कीम स्टार्ट हो रही है कि अगर आप कोई एंजल इन्वेस्टर लेके आते हो, जितना इन्वेस्टमेंट वो करेंगे उतना इन्वेस्टमेंट बिट्स पिलानी मैच कर देगा। अच्छा। हाँ, बहुत अर्ली स्टेज के लिए। तो उससे क्या होता है, कंफर्ट आ जाता है मतलब स्टूडेंट स्टार्टअप फाउंडर के लिए कि समबडी हैज़ माई बैक, कि चलो इतना। एंड आप मानेंगे कि कोई भी आइडिया को एक प्रोटोटाइप तक बनाने के लिए 10 लाख 15 लाख का क्वांटम सफिशिएंट होता है एक छोटे स्केल पे लेके जाने के लिए, जिसके बाद आप प्रोफेशनल तरीके से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो अभी कुछ साल में स्पेसिफिकली जैसे स्टार्टअप इंडिया की जो सीड फंड स्कीम है, आप मानेंगे नहीं 50 लाख तक की फंडिंग है। हाँ। अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है तो अब उसके लिए क्या होता है कि आप जाएंगे पोर्टल पे, स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे, आप टॉप 3 इंक्यूबेटर्स जो आप जिनको आप पिच कर सकते हैं उनका सेलेक्ट करेंगे एंड उनके पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी। एंड गवर्नमेंट के हिसाब से 60 डेज़ का टर्न अराउंड टाइम है। आप जब अप्लाई करेंगे 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल जाएगा कि आपको स्टार्टअप को फंडिंग मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो डिसबर्समेंट भी हो जाएगा इस पीरियड में। अच्छा। तो इससे ये है कि मतलब लोगों को, स्टार्टअप फाउंडर्स को, स्टूडेंट फाउंडर्स को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके कॉलेज में ही कोई ना कोई इंक्यूबेटर होगा जो इसमें सपोर्ट कर सकता है। नवगति इस मामले में बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट था क्योंकि जो हमारा इंक्यूबेटर है उसके पास जो भी अगर कोई स्कीम आती थी गवर्नमेंट की, वो हमें क्लियरली बताते थे कि ये क्वांटम ऑफ फंड्स अवेलेबल है एंड इनसे आप अपनी स्टार्टअप को फंडिंग करा के एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो अभी मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस नहीं है। अगर वो अवेयरनेस होगी तो और भी स्टूडेंट फाउंडर्स आपको दिखेंगे। वैभव, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि इंक्यूबेटर किस तरह से काम करते हैं, कैसे एक आम इंसान उनको अप्रोच कर सकता है और वहाँ से क्या क्या फ़ायदा मिलता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो क्या है कि इंक्यूबेटर्स, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा सीड की, है ना, सनलाइट मिलने से, न्यूट्रिशन मिलने से जो ग्रोथ होती है वो काम इंक्यूबेटर करता है किसी बहुत छोटे स्टार्टअप के लिए। तो लगभग हर कॉलेज में आपको कोई इंक्यूबेटर मिलेगा, कोई स्टूडेंट टीम मिलेगी जो ये चीज़ के लिए कर रही होगी। बाकी कंपनीज के केस में भी खुद का एक सॉर्ट ऑफ इंक्यूबेटर होता है। जैसे बहुत बड़ी कंपनीज, पेपैल आप ले लीजिए, तो अगर उनको कुछ फिनटेक में नया बनाना है, मतलब फाइनेंशियल कोई सोल्यूशन बनाना है उनको, अच्छा, तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना धीरे वो इनोवेशन कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, छोटी सी टीम बनाते हैं, बोलते हैं कि आप इस आइडिया पे काम करो, हैकाथॉन टाइप कराते हैं। हाँ। कि आपको 24 से 48 घंटे मिलेंगे, कुछ बढ़िया चीज़ बना के लाओ। अच्छा, इतना कम टाइम देते हैं? हाँ, तो सभी इंटर्नशिप्स में ऐसा होता है कि आप कोई नए डिसरप्टिव, कोई बहुत ही अनोखी चीज़ बना के लाएंगे तो बहुत कम टाइम लगता है। एंड जितना कम टाइम होता है ना उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है। मतलब कभी कभार बहुत अच्छे आइडियाज़ निकल जाते हैं। हाँ, कभी-कभी दिमाग बहुत तेज चलने लगता है। तो वही है ना कि सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं सब लोग कि अच्छा अब ये 48 घंटे में करना ही करना है, वरना ये कंपटीशन हाथ से निकल जाएगा या अवार्ड नहीं मिलेगा, वैसे वाली चीज़। तो वो कंपनीज में भी ऐसे इंक्यूबेटर्स होते हैं। बट इंडिया में आज की डेट में लाइक जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सारे कॉलेजेस में लाइक आपको इंक्यूबेटर्स मिलेंगे जो किसी स्टार्टअप को मतलब आइडिया स्टेज से लेके बहुत सक्सेसफुल सीरीज ए सीरीज बी ये फंडिंग राउंड्स होते हैं। तो आपने कॉलेज से गवर्नमेंट फंडिंग तो ले ली, बट उसके आगे जब आइडिया को और ज़्यादा मतलब पैसे की ज़रूरत होगी तो आप दोस्तों के पास जाएंगे, फैमिली मेम्बर्स के पास जाएंगे, उसके बाद आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एफडी में अपना पैसा लगाते हैं, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, और जो मतलब बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा है वो सोचते हैं कि चलो स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट करके देखें, और थोड़ा सा रिस्की रहता है स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना, बट अगर आपने अच्छे स्टार्टअप्स पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट किया तो काफ़ी गुना रिटर्न आ जाता है। तो आप ऐसे एंजल्स को लेते हैं, फिर आप VCs के पास जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास जाते हैं
कि हमें इतने करोड़ की फंडिंग चाहिए अपने आइडिया को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए। तो ये जो सारे लोग हैं इनका जो नेटवर्क है आपको इंक्यूबेटर से ही मिलने लग जाता है। आपका इंक्यूबेटर ही आपको कम से कम 2 राउंड की फंडिंग तो करा ही देगा। तो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे कनेक्ट्स होते हैं। तो जो जिन भी स्टार्टअप्स को अभी ऐसा करना है तो अपने कॉलेज में सबसे पहले जाके देखो, है ना। वो होता है ना कि बगल में छोरा पूरे गांव में ढिंढोरा वैसे वाला सीन है ना कि काफी बार आपके कॉलेज में ही हो गए बट आपको पता नहीं होगा। तो ऐसे अप्रोच किया सकता है इंक्यूबेटर्स। गवर्नमेंट जिस तरह से स्टार्टअप्स को हेल्प कर रही है उनके फायदे क्या हैं, किस तरह से आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो स्टार्टअप वाइब्स 18 के माध्यम से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मतलब जिस हिसाब से मतलब स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का माहौल है ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। तो अगर आपके सामने ये ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, है ना। अगर आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो सबसे अच्छा टाइम शुरू करने के लिए अभी है, क्योंकि इतना जो सपोर्ट अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो कभी नहीं था, है ना। अगर आपको कोई आइडिया आया है, अच्छा आइडिया है, तो आपको 5-10 लाख की फंडिंग आइडिया स्टेज पे ही मिल जाएगी। एंड इतना सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा तो आप डेफिनेटली अलग स्टेज पे लेके जा सकते हैं कंपनी को। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं, बोलते हैं कि चलो मैं 10 साल नौकरी करूंगा उसके बाद विचार करूंगा, कुछ अगर आइडिया आएगा उस टाइम पे तब देखेंगे। मेरा ये कहना है कि इस टाइम पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास, आप रिस्क ले सकते हैं। कॉलेज के टाइम से ही आप रिस्क ले सकते हैं। तो आप आइडिया जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। बट काफ़ी बार क्या होता है कि जो हमने पिछले 2-3 साल में देखा है, लोग क्या करते हैं ज़बरदस्ती का स्टार्टअप बना लेते हैं है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप उसको ज़बरदस्ती का कुछ सोल्यूशन बना के प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, है ना। तो हम जैसे कहते हैं कि डोंट क्रिएट अ सोल्यूशन दैट इज लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम, है ना। तो आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखिए जिसमें जेन्युइनली लोगों को कोई मतलब अगर उसका सोल्यूशन मिले तो उनको फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि आप बस बनाने के लिए बना रहे हैं उसको एंड फिर लाइक कोई से यूज़ नहीं कर रहा है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जेन्युइन प्रॉब्लम पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, है ना। तो एंड कंज्यूमर को ऐसा होना चाहिए कि फ़ायदा मिल रहा है, आपके क्लाइंट्स को ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ इन्होंने मेरी ज़िंदगी को सही में किसी तरीके से बदला है या कोई इम्प्रूवमेंट किया है। तो अभी जिन भी स्टूडेंट्स को या है ना यंगस्टर्स को मैंने स्टार्ट करने का, तो वो हमारा एग्जांपल देख सकते हैं। मतलब यूजुअली मतलब से 90% स्टार्टअप्स फेल करते हैं, है ना। बट मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप पहले ही हार चुके हैं, है ना। तो अब बेस्ट तरीका ये है कि आप कम से कम अपने आप को मतलब एक मौका दीजिए कॉलेज के टाइम से, उसके बाद जब भी आपको समय मिले आप अपने आइडिया पे काम कीजिए। सारा सपोर्ट अवेलेबल है, गवर्नमेंट फंडिंग अवेलेबल है, इंक्यूबेटर्स अवेलेबल हैं। पर कितना इजी है, कितना इजी है ये, मतलब कितना इजी है कितना मुश्किल है, मैं ये जानना चाहती हूँ। स्टार्टअप खोलना, हाँ स्टार्टअप खोलना या गवर्नमेंट से फंडिंग लेना या इंक्यूबेटर से फंडिंग लेना बहुत ज़्यादा सरल है इस टाइम। कैसे? तो जैसे मैंने बताया सारी स्कीम्स के लिए आपको क्लियरली वेबसाइट पे अवेलेबल है क्या स्टेप्स हैं, आपको बस वहाँ जाके अप्लाई करना है ना। अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी बार मैंने बस ईमेल किया है वो पर्टिकुलर क्लाइंट को, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को, जो भी मेरा क्लाइंट है भी नहीं, मैंने उनको ईमेल किया है एंड बस वो ईमेल करने भर से ही उनको लाइक सामने से अच्छा रिस्पांस उन्होंने मुझे दिया है और वो काम हो गया। तो अगर आप वो स्टेप लेंगे उस डायरेक्शन में तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे वेबसाइट पे इनकी सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, आप इंक्यूबेटर के पास जाइए, अप्लाई कीजिए। नहीं अगर वो वाली स्कीम में अवेलेबल नहीं होगा तो कोई और स्कीम आपको इंक्यूबेटर बताएगा, है ना। जैसे वो नहीं होता है तो आप किसी एंजल के पास जा सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जा सकते हैं। तो अगर आप सही में कुछ चीज़, कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई बढ़िया चीज़ करना चाहते हैं, तो ये सब तो बहाने हैं ना कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं, वो चीज़ अवेलेबल नहीं, एवरीथिंग इज़ देयर। इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स मैंने कभी नहीं देखे। मेरे जूनियर्स अब इसी वजह से प्लेसमेंट्स भी डिक्लाइन कर रहे हैं, है ना। ऑफर ले लेते हैं बट जाते ही नहीं हो वो ये सोचते हैं कि मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करें और लोगों को रोज़गार देने में ध्यान दें, अपना रोज़गार तो होता ही रहेगा, है ना। तो सबका, जैसे मैंने आपको बताया कि सबको फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि जनता की लाइफ कैसे इम्प्रूव की जाए। एंड आजकल नो कोड का ज़माना है ना। इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट और ऐप लोग 1 हफ्ते के अंदर बना के टेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बार आपको बस 10 लोग 20 लोग ढूंढने हैं जिनको आप अपना पहला प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप दिखाएंगे और उनसे फीडबैक लेंगे, उसके हिसाब से आप उसमें चेंजेस करेंगे। इन्वर्टेड एनर्जी किस तरह से क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में
हम इन्वर्टेड एनर्जी बहुत बैटरी फोकस्ड है, और हमारा जो मेन जो फोकस एरिया है दैट इज डीप टेक बैटरी। वी आर अ डीप टेक बैटरी कंपनी। वी से दैट एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, सो बैटरी इज द कोर। सो बैटरी के एंसिलियरीज जो भी होते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। हम छोटी से लेकर बड़ी बैटरीज बनाते हैं जो कि आपके रेसिडेंशियल यूजेस के लिए, घरों के लिए आप आए, मोबिलिटी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, कार्स, इन फ्यूचर बस ट्रक्स, इनके लिए भी बैटरीज बनाएंगे। हमारा काफ़ी जो मेन एरिया, प्राइम एरिया यही है कि इन सारे मोबिलिटी और स्टोरेज की जगहों पर हम बैटरी प्रोवाइड कर सकें। एनर्जी स्टोरेज सोर्स जिसको लेकर आप गाड़ी चला सकते हैं, घरों में बिजली चला सकते हैं, तो ये हम लिथियम बैटरी। अब लिथियम बैटरीज क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नहीं जानते हैं कि लिथियम बैटरी क्या है, किस तरह से काम करती है और उसकी ज़रूरत हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को कितनी ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं चाहूँगी राघव कि आप डिटेल में बताएं इसके बारे में। बिल्कुल। हम जो अभी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं वो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं। एंड लिथियम आयन बैटरीज़ क्यों ज़रूरी हैं या क्यों इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि आप किसी भी छोटी सी स्पेस में बहुत सारी एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं, वो आप लिथियम आयन बैटरी के माध्यम से आप कर सकते हैं। जो आपकी बाकी सारी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ हैं वो या तो बहुत बड़ी हैं, या उसमें आपको बहुत सारा मेंटेनेंस चाहिए होता है, या आप बहुत तेज़ी से उसको चार्ज नहीं कर सकते, या बहुत तेज़ी से आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। इसीलिए आप अब लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी टाइम से इस्तेमाल होती आ रही है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हम बहुत सालों से लिथियम आयन टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे हैं। अब उसके इम्प्रूवमेंट्स और इन्हेंसमेंट्स आ रहे हैं जिसमें हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सेम छोटी सी स्पेस में हम और एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनको गाड़ियों में इस्तेमाल कर पाएँ, ताकि हम उनको मोबिलिटी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर पाएँ, ताकि हम उनको इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर पाएँ, ताकि हम उनको घरों में इस्तेमाल कर पाएँ। तो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी मेरे को लगता है फ्यूचर है, एंड इस पे दुनिया बहुत सारा काम कर रही है, एंड ये दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकती है अगर हम इसको अच्छे से करें तो। मैंने जैसा पढ़ा कि आप लोगों ने 2.5 लाख के आसपास घरों में बिजली पहुंचाई है, तो वो घर कहाँ पर हैं, वो कौन से परिवार हैं और किस तरह से आपने अपनी सर्विस वहाँ पर दी है, उसके बारे में कुछ बताइए। इस पे मतलब ये एक चीज़ है जो शायद हमें सबसे ज़्यादा खुशी देता है। और जब हमने शुरू किया था तो हमें ये दिख रहा था एनर्जी कहाँ कहाँ जा सकता है, और उस समय हमें ये दिखा था। तो एक कोर रीज़न हमारा इस इन्वर्टेड स्टार्ट करने का ये था कि एनर्जी कैसे आप हर जगह पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो हम लोगों ने सबने इस चीज़ फेस किया, इनफैक्ट अभी भी फेस करते हैं। पर मैं पटना से हूँ, सो वहाँ तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो बचपन में लालटेन जलाकर हमने पढ़ा हुआ है। सो बिजली 3 घंटे जाती ही जाती थी। इमरजेंसी लाइट एक आता था जिसको हम लोग यूज़ करते थे बिजली। सो ये अपग्रेडेशन था कि आपका अगर लालटेन, जिस घर में इमरजेंसी लाइट रहती है वो थोड़े से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो दौर देखा हुआ था हमने। तो एनर्जी कहीं ना कहीं वो फिट हो रहा था। 16, 17, 18 में राघव जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था, उसके दिमाग में ये आइडिया भी था कि यार इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग घरों में कैसे पुश कर सकते हैं। बिकॉज उससे एक घर में जो एक बल्ब रहता है वो एक आदमी का नहीं, पूरे परिवार का फ्यूचर बदलता है। क्योंकि आप लोगों ने ऐसे घरों में बिजली पहुंचाई है जिन गाँव में बिजली थी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब उसमें मतलब वो एक घर को इलेक्ट्रीफाई करना बहुत सारे लोगों को एक साथ फायदा पहुंचाता है, पूरे घर वालों को, बच्चों को, माताओं को, परिवार को। सो हमने सोलर मिशन आया था प्रधानमंत्री के साइड से, सौभाग्य स्कीम, और उसमें हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रहा था कि बहुत जगह रूरल, आसाम का इंटीरियर, बिहार का इंटीरियर, महाराष्ट्र में इंटीरियर, जहाँ पर कभी बिजली पहुंचे तो इन सारी जगहों पे आप लोग पहुंचे? इनमें बहुत जगह, और इनफैक्ट राघव तो एक टूर पे राघव बता पाएगा कि उसने कहाँ देखा। ये एक्चुअली काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए और मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम एक बेसिक नेसेसिटी मानते हैं। हमने बचपन से इलेक्ट्रिसिटी देखी है तो हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मैं दरभंगा करके एक गांव में गया था, उसके बहुत ही एक रिमोट विलेज में गया था,
एंड जो चीज़ हमको एक बहुत ही बेसिक सी नेसेसिटी सी लगती है कि ये तो है ही हमारे पास, वो उन लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। एंड इस मिशन के थ्रू, जो प्रधानमंत्री का ये मिशन था, उसके थ्रू ऐसे ऐसे गाँव पे हम बिजली पहुंचा पाए जिन्होंने कभी बिजली देखी नहीं थी, जिनको पता नहीं था कि बल्ब का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब क्या होता है। उनके लिए 6 बजे के बाद दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि दिन छुप जाता था और अब उनको पता नहीं रहता था कि वो इस समय का कैसे उपयोग कर पाएँ। तो जब हमने वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम दिया, तो सोलर से हम बिजली पैदा कर रहे थे, बैटरी में हम बिजली को स्टोर कर रहे थे, और उसके साथ हमने इनको 5 बल्ब दिए थे, एक USB पोर्ट दिया था, एक पंखा दिया था। तो जो उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई थी, और ना कि सिर्फ उस एक इंडिविजुअल की, बट उस घर में जो 4-5 लोग रहते थे, वो पूरी सोसाइटी अपलिफ्ट होती है। आज जो आदमी पहले पढ़ नहीं पाता था वो पढ़ पाता है, जो आदमी पहले कोई काम नहीं कर पाता था वो काम कर पाता है, और हम ऐसे 1.5 लाख घरों तक पहुंचे थे इस मिशन के थ्रू। तो वो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है ये बिजनेस चालू करने का, और हमको लगा कि हमने किसी की लाइफ में तो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट लाया है अपने काम के थ्रू, जिसमें हम ये कर पाए। तो ये मुझे तो लगता है मोटिवेशन कितना आता है इस चीज से ना, ये काफी मोटिवेटिंग है। सो ये प्रोबेबली हम लोगों ने इसमें बहुत प्रॉफिट इस बिजनेस में नहीं किया होगा या जो भी, बट जब भी वो फोटोज देखते हैं ना तो लगता है कि यार कहीं इम्पैक्ट तो किया। तो जो स्टार्टअप करने का एक आपका टिक मार्क रहता है कि मेक कंट्रीब्यूशन, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ब्यूटीफुल, मतलब प्रॉफिट नहीं किया है आपने, लेकिन आप आज की डेट में उन स्टार्टअप्स में आते हैं जिन्होंने कहीं से कोई फंडिंग नहीं लिया है। लेकिन जब आप वो आबादी जो शायद इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनको ये बताना, ये समझाना कि अब ये किस तरह से आपके घर में काम करेगा, वो कितना चैलेंजिंग था? वो बहुत चैलेंजिंग था, बट जब हमने उनको करके दिखाया, जब हमने अब एक सिस्टम दिखाया कि वो सिस्टम आपकी लाइफ में कैसे एक बेनिफिट ला सकता है, तो वो जो पूरा गांव था या जो पूरा विलेज था वो इतना एक्साइटेड था। और मैं आपको एक छोटा सा वहाँ पे किस्सा सुनाता हूँ। तो जैसे हमने फिल्मों में देखा होता है कि वहाँ पे, मुझे स्वदेश याद आ गई। बिल्कुल वो वैसा ही एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पे वहाँ पे महिला प्रधान थी। अरे वाह। और कहाँ, दरभंगा में? दरभंगा से दूर एक छोटा सा गांव था। तो वहाँ पे महिला प्रधान थी, उन्होंने हमको रात को खाना भी खिलाया, और वो जितना रिस्पेक्ट उस कम्युनिटी ने हमको दिया वो उस एक दिन में, तो ऐसा लगा कि हम कितना उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या उनको लगा कि ये लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं और ये क्या चीज़ दे के जा रहे हैं। और वहाँ पे हमने एक छोटी सी स्ट्रीट लाइट लगाई थी। तो वहाँ पे एक छोटे से वहाँ पे एक घर था, तो उन्होंने बोला कि भैया आप ऐसे कर सकते हैं कि ये मेरे घर में उजाला दे। तो जो चीज़ हमको बहुत ही बेसिक सी लगती है कि ये कैसे किसी की लाइफ में इतना इम्पैक्ट ला सकती है। तो वो जब उसने बोला कि भैया आप ऐसे कर सकते हैं क्या कि ये मेरे घर में उजाला दे, तो वो आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स की वो कैसी फीलिंग रहती है कि अब आप किसी भी मॉनेटरी उससे इसको नहीं क्वांटिफाई कर सकते कि हम क्यों अपनी कंपनी चला रहे हैं या किस पैशन से चला रहे हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट यू कैन नॉट पुट इन वर्ड्स। तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी हम इंस्टॉलेशन करें वहाँ पे मैं खुद जाऊँ, देखूँ, क्योंकि आपको और मोटिवेशन मिलता है कि और मेहनत करो, क्योंकि आपके छोटे से मेहनत से बहुत सारे लोगों की लाइफ सुधरती है। बिल्कुल। तो मतलब 2-3 दिन के लिए अगर हमारे आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और हम कुछ देख ना पाए, वो 2-3 दिन बाद पट्टी हटाई जाती है, तो हमको आंखों की क्या जरूरत है जिंदगी में, उस चीज का एहसास होता है। गवर्नमेंट का भी जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, क्या लगता है कि 2030 तक कैसी होगी दुनिया? मतलब दुनिया को छोड़ देते हैं हम, चलो भारत की बात करते हैं, कितना चेंज होगा? भारत में काफी कुछ इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। सो अगर लास्ट ईयर राघव बैंगलोर गया था और वहां से लौटा, उसने बताया तो काफी एक्साइटेड था। उसने बोला कि बैंगलोर जितने तेजी से चेंज हो रहा है ना, आपको एक बार जाकर देखना चाहिए। बिकॉज मैं मोस्टली दिल्ली साइड में रहता हूँ, राघव ट्रैवल ज्यादा करता है, और फिर मैं बैंगलोर गया तो मैंने देखा कि जितनी तेजी से हम सोच रहे हैं उससे फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। सो 2030 तक तो काफी बदलने वाला है। ट्रक, आपके अगल बगल ट्रक, बस, हर चीज जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होने वाला है। अभी तक सारे सिस्टम मैकेनिकल है, फिर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक बैटरीज ये सब में आने वाले हैं। जो हमारी 7 साल की जर्नी है उसमें हमने जब भी सोचा है कि जिस तेज़ी से काम होगा उससे काम ज़्यादा तेज़ी से ही हुआ है। तो 2030 में
तो दुनिया आपको इंडिया बहुत अलग दिखेगा इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन फॉर ईवी। कमर्शियल कैटेगरी में आपको अडॉप्शन थोड़ा ज़्यादा जल्दी दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे राहुल ने बताया कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ रनिंग है वो आपको बहुत ही क्लियरली दिखता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ रनिंग कम हो जाती है। तो कमर्शियल कैटेगरी में आप देखेंगे कि लोग ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करेंगे। इन पर्सनल यूसेज और इन पैसेंजर कैटेगरी वो सेकेंड लेवल पर अडॉप्शन आएगा, क्योंकि वो लोग, जो आदमी जितना ज़्यादा चलाएगा वो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट निकाल पाएगा एक ईवी से। तो सेकेंड लेवल ऑफ अडॉप्शन आपको पर्सनल कैटेगरी में या पर्सनल मोबिलिटी में दिखेगा। इन 2030 यू विल सी अ लॉट ऑफ टू व्हीलर्स जो आप देखेंगे वो ईवी की तरफ ऑलरेडी मूव कर जाएंगे। फोर व्हीलर्स भी मूव करेंगे, बट शायद जितनी तेज़ी से एक टू व्हीलर या थ्री व्हीलर मूव करेगा, शायद फोर व्हीलर उतनी तेज़ी से नहीं मूव करेगा। बट बस या ट्रक, ये काफ़ी सारे आपके इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। एंड थैंकफुली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश दे रही है, बोथ स्टेट एंड सेंटर, कि आप नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेज पे जाइए। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी ये बताती है कि आप कमर्शियल कैटेगरी में आप दिल्ली में एक नॉन ईवी नहीं चला सकते, तो ऑटोमेटिकली यूज़र के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता बट टू अडॉप्ट टू एन ईवी। तो पर्सनली ये कितना कमर्शियली वायबल है, और प्लस सरकार का जो सपोर्ट है उससे हम देखेंगे काफ़ी सारा ईवी की तरफ मूवमेंट बाय 2030। चाइना ट्रैप से कैसे बचेंगे इंडियंस, क्योंकि कुछ भी आता है तो चाइना मार्केट में आकर के घुस जाता है और मुश्किल होता है। हाँ, इसका आपका क्वेश्चन बहुत ही वाजिब है। और एक बार मैं अपने वेंडर से, मतलब एक एनेक्डोट से मैं शुरू करता हूँ कि वेंडर से मैं पूछ रहा था कि चाइना में कोई भी प्रोडक्ट रहता है वो इतना अच्छा बनाते हैं, तुम क्यों नहीं अच्छा बना पाते हो। शीट मेटल का छोटा सा डब्बा था, तो उसने कहा कि आप जब चाइना में देते हो तो आप कहते हो कि मैं आपको 20,000 10,000 इतने आइटम्स मुझे ऑर्डर करना है, आप उसको अपफ्रंट पेमेंट करते हो, आपको प्रोडक्ट 90 दिन 30 दिन बाद मिलता है। जब आप इंडिया में करते हो तो आप बोलते हो कि मैं, जो वेंडर है उसको 30 दिनों बाद पैसा दूंगा मैं, राइट। और उसमें आप कहते हो कि आज 2 भेजो, आज 4 भेजो। सो आप कैसे क्वालिटी मैच कर पाओगे। सो चाइना ट्रैप प्रॉब्ली एक हमने ओवर द लास्ट 3-4 साल देश ने काफी सुधार किया है। वो एक प्रॉब्ली सोशल इशू है हमारे साथ, जिसको माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। सो चाइना ट्रैप बैटरी इज जस्ट वन ऑफ द केसेस वेयर अगर हमें एक चीज तो मेरे को ये भी पता है कि यहाँ जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो काफी अच्छा बैटरी बना सकते हैं। दे कैन मेक बेटर देन चाइना। रिटोरिक नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम फोड़ फाड़ देंगे, लेकिन वी कैन डू लाइक स्टिल अमेजिंग वर्क। बट अपना कॉन्फिडेंस, एक ग्रुप बनना जरूरी है वेयर पीपल स्टार्ट वर्किंग इन इकोसिस्टम की अगर मुझे किसी चीज की कमी है तो कोई और बंदा उसे हेल्प कर दे। एंड देन गवर्नमेंट शुड जस्ट ओवरसी। गवर्नमेंट का इतना काम रहना चाहिए कि कहीं सपोर्ट सिस्टम बनाना है तो उतना करे, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा इंटरफेयर करें। जस्ट सपोर्ट इट, बिल्ड इकोसिस्टम जहां पर आप कर सके। एंड देन लोगों के अंदर वो आत्मविश्वास जानना जरूरी है, क्योंकि अभी क्या है कि जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे दादाजी कहते थे कि इंडिया ने क्या सुई से लेकर जहाज तक बाहर से आता है। फिर आप बड़े हुए, आपके पिताजी यही कहते थे सुई से लेकर हवाई जहाज। हमने भी यही कहा, अगर हम नहीं काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी यही कहेंगे, राइट, कि सुई से लेकर जहाज तक बाहर से आता है। तो माइंडसेट बदलना है। सब कुछ है हमारे पास, टैलेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर विल टेक टाइम। ऐसा नहीं होगा कि हम कल के दिन में बदल देंगे। दूसरा, हमें थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। एक सिविलाइजेशनल चेंज जो हम लोग के साथ है कि हम अब थोड़ा मैजिक में विश्वास करते हैं। कोई आएगा बंदा ऐसे जादू की छड़ी देगा और बदल जाएगा। वैसा नहीं होगा। आपको पेशेंटली 10-20 साल देने होंगे। एंड देन इट शुड बी अ कैलकुलेटेड ग्रोथ कि हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा। और अभी टचवुड चीजें वैसे ही चल रही है इंडिया में, कुछ सेगमेंट वैसे हो रहे हैं। तो वी शुड वेट कि थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसी जितनी अच्छी होती जाएगी तो हम उस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया भी इस पर काम कर रहा है, और जैसा कि देखा जाए कि इन लोगों ने बहुत सारे टैक्स, कुछ टैक्स भी हटाए हैं। तो क्या लगता है कि वो भी इस मार्केट में उसी मजबूती से घुस पाएंगे? थाईलैंड एंड इंडोनेशिया दोनों अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट करने के लिए ये सारी पॉलिसीज और इंसेंटिव्स लॉन्च कर रहे हैं। बट दे बीइंग एबल टू कम्पीट इन इंडिया वो थोड़ा सा मुश्किल है। एंड थैंकफुली अब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस लाया है। एंड जैसे बोलते ना, पहले सर्विसेज सेक्टर ग्लोरीफाइड था, फैंसी था, सब लोग सर्विसेज सेक्टर में जाना चाहते थे। आजकल बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना चाहते हैं। जब से
आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अब फैंसी हो गया है, सेक्सी हो गया है, तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे। एंड जो ये PLI स्कीम्स जो ये सरकार अब लॉन्च कर रही है, तो इनकी वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत सारा इम्पेटस आएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि हमको थाईलैंड या इंडोनेशिया से बहुत सारा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए ही compete कर पाएंगे, वो इंडिया में आके नहीं compete कर पाएंगे। एंड अब मेरे को लगता है कि जो आप चाइना ट्रैप की बात कर रही थी, बहुत सारा माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है कि हम चाइना का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढें और अपने लिए वो खुद की कॉम्पिटेंस बिल्ड करें। एंड आज बहुत सारे जो मैं कस्टमर से मिलने भी जाता हूँ, तो उनका भी ये थोड़ा सा माइंडसेट बन रहा है कि हम इंडियन कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम उसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। एंड जैसे जैसे वो फीलिंग हमारे पूरे इकोसिस्टम में आती रहेगी, हम ऑटोमेटिकली देखेंगे कि इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ वो शिफ्ट, जब तक हम क्विक सोल्यूशंस की तरफ जाते रहेंगे तब तक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कभी प्रमोट नहीं होगा। बट थैंकफुली वो चेंज दिख रहा है। आज बहुत सारे कुछ हमारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हम शुरू में चाइना से इंपोर्ट करते थे, बट हमारे कस्टमर्स ने बोला कि आप यू लुक फॉर एन इंडियन ऑल्टरनेटिव, आप इंडियन सप्लाई चेन बिल्ड करिए, इंडियन कंपनीज को डेवलप करिए। तो हमारे पास भी एक ऑप्शन रहा कि हम ये बिल्ड कर पाएँ। अब हमारे लिए इतना फेवरेबल हो गया है कि हम वो चीज़ें चाइना से नहीं इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे ये शिफ्ट आएगा। माँ दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप जो है, मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह से काम करते हैं आप लोग, किस तरह से आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रोज़गार भी दिया है, वहाँ की जो आबादी है, लोकल लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो किस किस चीज़ की फार्मिंग करते हैं आप, और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी टीम, आपका काम, इनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, माँ दंतेश्वरी जो है बस्तर की आराध्य देवी हैं आदिवासियों की, और चूँकि जो हम काम करते हैं तो सारे आदिवासी ही मेरे साथ हैं, तो उनकी आराध्य देवी है, इसलिए पूरा उपक्रम, अच्छा, तो ये नाम वहीं से आया? उनकी आस्था का केंद्र है, और आदिवासी ही भाई ही मेरे साथी हैं, मेरा परिवार है, इसलिए हमने नाम माँ दंतेश्वरी हर्बल रखा। जी। मैं अभी भी उसी सवाल पर, जो आपका हर्बल ग्रुप है, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि ये किस तरह से काम करता है, आप लोग किस तरह से बाहर विदेशों में अपना सामान मार्केट में ले जाते हैं, उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, ये सहकारिता के आधार पे काम करता है। सहकारिता का मतलब मैं वो सहकारी समिति सरकारी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक व्यवहारिक सिद्धांतों पे मिल के तय किया कि जिसकी जितनी जमीन, जितना उत्पादन वो हर किसान अपने खेत पे उगाएगा, हर एक को तकनीक मुफ्त मिलेगी, बीज किसान एक दूसरे को देंगे, बाहर से न खरीदना पड़े ताकि, और जब बेचने की बारी आएगी तो हम एक साथ हम बाजार जाएंगे। जैसे 50 किसान हैं, किसी का 100 किलो, किसी का 200 किलो, किसी का 400 किलो, उनका नाम, उनका खाता नंबर दिया जाएगा, एक साथ हम बेचेंगे, और बड़ी कंपनी से एक्सपोर्टर इनके साथ टाई अप करके हम बेचेंगे, और सबको वही रेट मिलेगा। राजा राम जी का 500 किलो होगा तो उनको वही रेट मिलेगा, किसी का 100 किलो है तो उसको भी वही रेट मिलेगा, कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा। पहली बात, सीधा उनके खाते में पैसा चले जाए। दूसरी चीज, सबसे हमें जो दिक्कत आती थी खेती में मार्केटिंग की, तो हम खेती करने के पहले ही बाजार से बात कर लेते हैं, एडवांस मार्केटिंग टाई अप बोलते हैं उसे। जो बड़ी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, या एक्सपोर्टर हैं, या कोई इंपोर्टर आता है बाहर से, तो हम उससे एडवांस में टाई अप करते हैं कि हम फसल उगा ही रहे हैं आपके लिए, और आप रेट हम पहले से बैठ के तय कर लें, बाजार में जो भाव चल रहा है उसके आधार पे। उसके बाद ना आप बैकआउट कर सकते हो, मान लीजिए रेट नीचे गिर गया तो आपको खरीदना है, या कि रेट ज़्यादा बढ़ गया फिर भी हम आप ही को देंगे। इस आधार पे हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, और फिर उससे हमें निश्चितता रहती है कि जो भी हम उगाएंगे वो बिक जाएगा, क्योंकि हमारी फसल उगाने के पहले ही बिक चुकी होती है। अच्छा। जी, और सभी को उसमें फायदा मिलता है, क्योंकि बिचौलिया कोई नहीं है, जिसका जितना प्रोडक्शन उतना उसका फायदा। थोड़ा कोई ऐसा आसान तरीका कि उनको बैंक्स पे निर्भर न रहना पड़े और वो अपने स्तर पर ही किसानी आराम से और अच्छे से कर पाएं।
देखिए हमने बैंक मतलब शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए? देखिए हमने शुरुआत तो बैंक लोन से ही चालू की। सबसे पहले हमने 25 लाख लोन लिया बैंक ऑफ इंडिया से, पटाया, उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर दिया। फिर उसके बाद हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उस समय एक किसान के लिए जो सबसे बड़ा लोन था 1,56,00,000 किसी सिंगल फार्मर के लिए 91 में सबसे बड़ा लोन हमने लिया और 2001 में, और उसे भी पटाया। लेकिन दिक्कत ये आई कि जो बाजार भाव है अचानक गिर गया। जैसे हम मूसली की खेती कर रहे थे, जब हमने खेती शुरू की थी उस समय मूसली का जो रेट था वो 1500-1600 रुपया किलो था, और जब हमारा उत्पादन आया बाजार में तो 400 रुपया किलो हो गया, यानी 1/4 हो गया। अब हम 400 रुपये किलो पे बेचते तो हमारी ज़मीनें नीलाम हो जाती। लेकिन बैंक का नियम है कि बिल्कुल इस तारीख को आपको पटाना है, कट ऑफ डेट जून है, उसके बाद आप एनपीए हो जाएंगे तो आपको पटाना ही है। तो बड़ी दिक्कत आई भाई, 1600 रुपये के हिसाब से खेती किया और 400 रुपया रेट हो गया। छोटे किसान जो और थे वो तो काफ़ी बर्बाद हुए, बड़ी दिक्कत में आ गए और हमारी भी ज़मीनें नीलाम हो गई। तो तब हमें समझ में आया कि भाई बैंक जो है सभी लोगों, सभी कर्जदारों को एक ही तरफ समझती है, और कर्ज लेना बैंक के में अभी भी कठिन है। आप एक कार खरीदने जाएं तो बड़े आसानी से मिल जाती है कार, आप सैलरी सर्टिफिकेट दिखा दीजिए तो मिल जाएगा। अब किसान के पास तो सैलरी सर्टिफिकेट होता नहीं, वो अगर ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो उसकी ज़मीनों के पेपर, टाइटल डीड, एफिडेविट, फिर उसको मॉर्गेज करना पड़ता है तहसील में जाके बैंक के फेवर में, मतलब बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो मेरा मानना यह है कि हालांकि अब सरकारों ने कई जगह पे सस्ते लोन किसानों को मुहैया करवा रही है, बट वो कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू है। नेशनलाइज्ड बैंकों में अभी भी पेपर फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है और हमारा किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो मेरा मानना है फाइनेंस के सिस्टम को सरल किया जाना चाहिए। हमने तो ये तय किया कि जब हम काफ़ी सफ़र किए तो हमने तय किया कि हम अपने आप को इस तरह से बिल्डअप करें, किसान अगर समूह बना लेते हैं तो जो सक्षम किसान है वो जो कमज़ोर किसान है उसको मदद कर दे। जैसे मान लीजिए कि काली मिर्च उगाया है और काली मिर्च का रेट अभी 300 रुपया चल रहा है, जबकि हमको मालूम है 3 महीने बाद हर साल बढ़ता है, फिर 500 हो जाएगा। तो हम 2 महीने रुकते हैं, हम कहते हैं आप पहले से मान लो कि फसल आपकी 8 महीने नहीं 10 महीने की है, 2 महीना आप और रुको जी। मान लीजिए फिर भी कोई छोटा किसान है तो नहीं रुक सकता, उसे बेटी की शादी करनी है या बच्चे के स्कूल भर्ती करना है, तो उसको तो 300 में बेचना पड़ेगा और 100 रुपया प्रति किलो घाटा होगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो उससे हम आपस के किसान ही मदद कर देते हैं कि ठीक है भाई 300 के हिसाब से भी रख लो, माल नहीं बेचो, और जब 400 का रेट हो जाएगा तब हम सब जब साथ में बेचेंगे तब बेचना। उस समय हम आपका ये 300 रुपया का जो है, जो आपको पैसा दिया उस समय हम काट लेंगे। तो हम ढेर सारे किसान आपस मिलकर अपना एक छोटा सा रिजर्व फंड रखते हैं, जिससे जो मजबूर किसान है उसकी मदद कर देते हैं। तो ये एक मॉडल जो है, इसमें उनका काम भी चल गया, उनको घाटा भी नहीं हुआ, किसान सुसाइड करने या बर्बाद होने की स्थिति नहीं आई, और हमारा भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमारा पैसा एश्योर्ड है, माल रखा हुआ है, माल बिकेगा, पैसा हमको मिल जाएगा 2 महीने बाद। तो इस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं और इस पे लोगों को फायदा भी हो रहा है और हमें भी संतुष्टि मिलती है। आपका जो हर्बल ग्रुप है ये किसी तरह के प्रोडक्ट्स भी लेकर के आ रहा है मार्केट में? बेशक हम लोग चाह रहे हैं कि वैल्यू एडिशन पे आए। एक घटना बताऊंगा कि सन 2000 के आसपास की बात है। एपीजे कलाम साहब तब डीआरडीओ के चेयरमैन हुआ करते थे और डीआरडीओ का एक बहुत बड़ा सेटअप बस्तर में भी है। तो जाते थे, तो लौट रहे थे तो उन्होंने देखा हर्बल फार्म का बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ गए। तो मुझे बताया, उस समय व्हील फ़ोन आया हुआ था, व्हील फ़ोन से फ़ोन करके, मोबाइल नहीं आया था, कि कोई एक सफ़ेद शर्ट और लुंगी पहने हुए एक शख्स आए हुए हैं और वाइट एम्बेसडर है, लेकिन नंबर प्लेट पे रेगजिन लाल रंग का चढ़ा हुआ है, कौन है लिखा हुआ नहीं है, और फार्म देखना चाहते हैं। तो वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, मैन, मुझे आज भी याद है, मैन यू आर ग्रोइंग व्हाइट गोल्ड। हम सफेद मूसली खेती कर रहे थे। मैन यू आर ग्रोइंग व्हाइट गोल्ड, वो जानते थे उसके बारे में।
कि सफ़ेद मूसली जो है जिनसेंग से भी ज़्यादा अच्छी हर्बल है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपसे कहाँ मिल सकते हैं। मैं बताया सर आप मेरे से कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं रायपुर जाऊँगा, एयरपोर्ट मेरी फ़्लाइट है। मैं बोला रास्ते में कोंडागांव पड़ता है। फिर उनसे जब मुलाकात हुई, हालांकि वो राष्ट्रपति बने तो बुलाया उन्होंने, अपने प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया, लंच पे बुलाया उन्होंने। हम 22 किसान साथ में गए और उन्होंने बार बार कई मीटिंग के लिए उनको रिमाइंड करते रहे लोग कि सर वो सार्क वाले हैं और वहां से मिलना है। बोले एवरीथिंग कैन वेट बट फार्मर नहीं, किसान नहीं वेट कर सकते। तो बहुत बड़ी इज्जत दी, बहुत उन्होंने असल में मुझे कहा, उनके वर्ड याद है कि मैन यू आर सेलिंग दी प्रीशियस हर्ब्स इन गिनी पिग्स, प्रोडक्ट पे जाओ, ये कब तक बोरे में बेचेंगे आप। तो हमने तय किया कि हम बेचेंगे 2005 में। आप यकीन मानिए हम बस्तर के लोग जब हम प्रोडक्ट बनाने पे गए तो पता चला इसमें तो इतने लाइसेंस, FDA अप्रूवल, ब्रांड और डोजियर होना, ये चीज, लेबल एक्ट, इतना कुछ है इसमें। हमने छोटी सी एक यूनिट डाली, छोटा सा कूटने पीसने सुखाने का, और उस पर लिख दिया इंडस्ट्री, माधव देवी हर्बल इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री लिखना पाप हो गया। मतलब फिर सारे लेबर एक्ट वाले पहुंच गए, सेल टैक्स वाले पहुंच गए। मैंने फिर समझ में आया कि नहीं, हमको इंडस्ट्री बड़ा वर्ड होता है, हम प्रोसेसिंग यूनिट लिखना चाहिए। 5 साल लगे हमको, तब तक हमें सभी डिपार्टमेंट्स ने बहुत कुछ सिखाया। मतलब दुकान लगी नहीं और लुटेरे पहले पहुंच जाते हैं। तो बहरहाल फिर हम लगे रहे, लेकिन कलाम साहब की आवाज़ गूंजती थी कि ये अगर तुमको इन लोगों को वास्तव में चाहते हो कि खेती और तुम्हारे से जुड़े हुए लोगों को प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा मिले तो वैल्यू एडिशन में जाओ। तो हम लगातार जुड़े रहे और आज हम करीब 40 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। अरे वाह! जो किसानों के प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि अगर दूध की शुद्धता आप चाहते हो तो आपको सीधे ग्वाले का दूध चाहिए लेना। वैसे ही अगर जड़ी बूटियों की शुद्धता चाहते हैं, क्योंकि बड़ा फर्क है, क्योंकि आयुर्वेदिक कंपनियों ने आयुर्वेद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के जरिए बिका। नहीं, वो बहुत सही है, क्योंकि हमको नहीं पता होता है ये जो हर्बल मिल रहा है ये सचमुच हर्बल है या क्या है क्या नहीं है, हम नहीं जानते हैं। कारण बता रहा हूँ इसको कि देखो, जो कंपनियां आती हैं नेचुरली प्रॉफिट कमाने के लिए आती हैं, और जड़ी बूटियों में जड़ी मतलब होता है जड़ और बूटी मतलब लीव्स। सुखाने के बाद लगभग सारी जड़ एक जैसे दिखती है और पत्तियां भी लगभग एक जैसे दिखती है सूखने के बाद। तो पहचान करना बड़ा कठिन होता है जानकार के लिए भी। तो जब ये बाजार में पहुंचती है तो एडल्ट्रेशन का हालत ये है, भाई हमारे देश में अगर आप लोग पता हो, चावल में या दाल में मिलाने के लिए गिट्टियां बनती हैं, उसके कारखाने होते हैं कि सेम चावल के आकार की गिट्टी, दाल के आकार की गिट्टी मिलावट की जाएगी। अच्छा, उनके भी कारखाने अलग? जी हाँ। तो जहां मिलावट का ये हालात हो, और दूध आप जानते हैं छोटा बच्चे को भी पीना है, सबको दूध जरूरी है, लेकिन दूध कहीं शुद्ध नहीं मिलता। आप सुनते होंगे पूरे देश में जब 100 रुपए किलो वाली चीज में हर जगह मिलावट होती है, आटे में मिलावट होती है, तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि हजारों रुपए किलो की सफेद मूसली में मिलावट नहीं होती है? तो सफेद मूसली में तो मिलावट करने के लिए अफ्रीकी कंट्री से एक दूसरी जड़ मंगाई जाती है, केवल क्योंकि हजारों रुपए किलो चीज है। तो इंडिया के लोग तो बेचारे सफेद मूसली चखे ही नहीं। ये तो मैं एकदम डिटेल में जानना चाहूंगी ना कि स्क्रैप अंकल कैसे आए, लेकिन मेरा एक सवाल अभी बीच में ये बनता है कि IIIT से पढ़ाई की और अच्छा ही कर रहे थे ड्रोन का स्टार्टअप वगैरह, लेकिन ये जैसे कहते हो ना अपने आप को मैं ऑनलाइन कबाड़ी वाला हूँ, है ना, तो ये जो आबादी थी, जो ट्रैश है, जो स्क्रैप है, इनको लेकर के इस पर काम करना, तो घर वालों ने कहा नहीं कि बेटा क्या करने जा रहे हो, कबाड़ी वाले बनने जा रहे हो? नहीं, घर वालों को देखो यार, इतना कर लिया था ड्रोन स्टार्टअप से, मतलब ठीक ठाक चीजें कर ली थी। तो घर वालों को कन्विंस कर लिया आराम से? मतलब ड्रोन स्टार्टअप की वजह से मैं बाहर भी गया काफी, इंडिया से कुछ अवार्ड्स मिले, तो उनको इतना तो पता था कि हाँ दिमाग तो है इसमें, बेटा अच्छा कर लेगा। तो जो बोल रहा है, हाँ जो बोल रहा है उसको इतना हल्के में नहीं लेना हमें। तो इतना उन्होंने नहीं बोला, बट वही है कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि दिक्कत उनको तब हुई थी जब मैं कबाड़ी वालों को अपने घर ले आया था। सीरियसली? हाँ, तो जब ग्रेजुएट हुए हम 2020 में, उसके बाद मतलब मेरे को थोड़ा समझ में आया कॉम्पिटिटर्स को देख के, कई इसमें फेल्ड स्टोरीज भी हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे कई स्टार्टअप आए बंद हो गए। सो
ऑफलाइन को ऑनलाइन करने वाले कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा था ना, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो ग्रोसरीज हो, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन आने लगी सारी चीजें। तो ये भी ऑनलाइन करने का कईयों ने ट्राई किया, वो फेल हुए। तो मैंने ट्राई किया फिगर आउट करने का कि क्यों है फेलियर्स। तो फिर मेरे को समझ में आया कि जो लोग कर रहे थे उनको ग्राउंड लेवल का इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है बहुत। कॉम्पिटिटर्स को स्टडी किया कि भाई क्यों है इतने सारे फेल्ड स्टार्टअप्स इस डोमेन में। तो मेरे को ये पता चला कि यार ये ना बहुत जो इसके ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस है वो सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो स्क्रैप और रिवर्स लॉजिस्टिक्स है, मतलब दिस इज एक्चुअली रिवर्स लॉजिस्टिक्स, जहाँ पे चीजें बैक टू सप्लाई चेन जा रही है। यहाँ पे फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स नहीं है कि ऊपर से नीचे आई सप्लाई चेन में। तो ये चीजें बहुत अलग है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से चलती है और पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है सालों से। तो ग्राउंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि कैटेगरीज भी बहुत सारी है, राइट। जैसे अगर मान लो कोई नॉर्मल रिटेल है या नॉर्मल ई कॉमर्स है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, बुक्स वाला बंदा बुक्स बेचता है। इसमें सब कुछ ही है, आपको वन स्टॉप करना है, राइट। आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीद रहे हो, बुक्स भी खरीद रहे हो, प्लास्टिक बॉटल्स भी खरीद रहे हो, कबाड़ में तो सब कुछ आ रहा है। एग्जैक्टली। सो सब कुछ ही आता है, तो इसको तो सीखना पड़ेगा, मतलब अच्छे से। तो वो सीखने के लिए एग्जिस्टिंग सेक्टर कैसे चलता है, उसमें कोई काम कर रहे हैं, उनसे बेटर कौन ही सिखाएगा। तो बैचलर थे, घर वाले तो सोनीपत रहते थे, कॉलेज से ग्रेजुएट हुए 2020 में, तो उनको ले आए घर। ये काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, हालांकि गवर्नमेंट भी बहुत लगी हुई है सफाई अभियान में। कई तरह के सफाई अभियान हुए हैं और अब देश, मतलब जब मैं देखती हूँ, चाहे वो क्योंकि नोएडा बहुत खूबसूरत दिखता है, दिल्ली बहुत खूबसूरत दिखता है, साफ सुथरा तो कम से कम दिखता ही है। और जो आपका काम है ये भी एक तरह से सफाई अभियान ही है, चाहे वो घरों से सफाई हो रही है, चाहे सड़कों से सफाई हो रही है ना। तो आपका कुछ इस तरह का प्लान है कि आप गवर्नमेंट को भी अप्रोच करें और उनके साथ जुड़ करके काम करें? गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, रिसाइक्लेबल्स लेगी गवर्नमेंट, तो इसमें ना अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका कंज्यूमर के दिमाग में होता है कि हाँ ये तो डस्टबिन में ही जाएगी। जैसे प्लास्टिक बोतल है, तो उसका माइंडसेट यही है कि ये तो डस्टबिन में बिलोंग करती है, ठीक है। तो उन चीजों में गवर्नमेंट ट्राई भी कर रही है कि वो सूखा अलग करो, गीला अलग करो। बैंगलोर में फाइन स्ट्रिक्ट, हर जगह ही फाइन है शायद, यहाँ भी है, हाँ, हर जगह ही फाइन तो वो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। बट अब बड़ी आइटम्स की बात करो ना यार, अब बेड को गवर्नमेंट को थोड़ी, बेड को कूड़ेदान में थोड़ी डालोगे, फ्रिज को कूड़ेदान में थोड़ी डालोगे। सो इवन आप वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करो, वहां पे भी जंक रिमूवल करके एक कॉन्सेप्ट होता है, बट वहां पे आपको पैसा देना पड़ता है, यहाँ की तरह नहीं होता। वो पूरी इकोनॉमीज का फर्क है। वहाँ की इकोनॉमी अलग तरीके से फंक्शन करती है, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत हाई है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत हाई है। तो इस वजह से वो रिसाइकलिंग रेवेन्यू से इतना पैसा नहीं निकाल पाते कि वो कस्टमर को पे कर पाए। तो यू हैव टू एक्चुअली पे $100 की $100 दे के मेरा फ्रिज ले जाओ। और लोग क्या करते हैं, वहाँ पे घर के बाहर रख देते हैं, पहले किसी को चाहिए तो वैसे ही ले जाता है, उस पर लिख देते हैं कि फ्री और ऐसा कुछ। बुक्स रख देते हैं बाहर, फर्नीचर रख देते हैं। फिर अगर कोई नहीं लेके जाता 2-4 दिन में, फिर वो जंक रिमूवल वाले को बुलाते हैं, पे करते हैं, वो लेके जाता है। तो वो भी गवर्नमेंट नहीं कर रही होती वहाँ पे। यूएस की बात करो, प्राइवेट कंपनीज है। एक कंपनी है जंक किंग नाम है उनका। हाँ, नहीं मतलब मैं ये तो मुझे पता है कि कौन कैसे कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि तो बिल्कुल हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं। हाँ, मतलब अगर आप सरकार के साथ जुड़ करके काम करते हैं, बिल्कुल, तो आपके अपने काम को भी फायदा होगा और आम जनता को भी फायदा होगा और गवर्नमेंट भी काफी हद तक, मतलब अभी हमारे कंपनी में हमें फंड्स भी मिले हैं, मतलब डीएसटी के फंड से हमें फंड मिला है, इंक्यूबेशन ने जो किया है हमें, और रिकॉग्निशन भी मिली है थोड़ा दिल्ली गवर्नमेंट से। और आगे जाके भी हम फॉर श्योर वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट गवर्नमेंट के साथ, मिलके ही करना पड़ेगा। ये कोई छोटी चीज तो है नहीं, बड़ा मिशन है। तो जितना हो सके, जहां हो सके, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को मिलके, इनफैक्ट हम तो ये भी सोचते हैं कि हम उनकी ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर या टेक उनको प्रोवाइड कर दें। तो उस टाइप की चीजें डाउन द लाइन आएंगी जरूर। अच्छा मुकुल, जैसा कि आपने बताया कि आप IIIT से हैं और आपका जो फर्स्ट फंडिंग हुआ था वो इनक्यूबेटर से हुआ था, तो ये इनक्यूबेटर से फंडिंग लेने का प्रोसेस क्या है? और अगर जो नए बच्चे हैं जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो किस तरह से शुरुआत करें अपनी? इनक्यूबेटर्स बहुत यूजफुल रिसोर्स हो सकते हैं फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो हमारा तो खैर इनक्यूबेटर के थ्रू हमें प्रोग्राम मिला कोलंबिया वाला, जिससे हमारी फर्स्ट फंडिंग हुई। इनक्यूबेटर से तो हमने अभी रिसेंटली फंड रेज किया अपने। अच्छा। तो इनक्यूबेटर वाली फर्स्ट फंडिंग नहीं थी, बट हाँ वो एक्सपोजर इनक्यूबेटर के थ्रू मिला। वो और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि टाइकॉन जैसे इवेंट्स बहुत फर्क लाते हैं। तो
एक तरह से ना आपको इकोसिस्टम में एंट्री चाहिए होती है सबसे पहले, क्योंकि एज ए स्टूडेंट या एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल भी आपके आसपास की भीड़ क्या है, वही आपके जैसी है। सो सबसे पहले आपको तो उसको बदलना है ना, योर सराउंडिंग्स, तो आपको उन्हें चेंज करना है। तो किसी भी तरह इकोसिस्टम में घुसने का बेस्ट तरीका यही है, मतलब वी आर सो लकी कि आजकल ये है, शायद 10-15 साल पहले तो बहुत कम होता था। तो ये इंक्यूबेटर एक तरीका है कि आप इकोसिस्टम से टच में आ जाते हो, फिर आपको आपके मेल बॉक्स में ईमेल्स आने लगते हैं जो इंक्यूबेटर भेज रहा होता है। इंक्यूबेटर को बाकी जगहों से आ रहे होते हैं, कई कंपनीज के स्टार्टअप रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, कई गवर्नमेंट के स्टार्टअप रिलेटेड भर के प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो इंक्यूबेटर को भेजती है, इंक्यूबेटर आपको भेजता है। तो जैसे स्टार्टअप इंडिया की बहुत अच्छी वेबसाइट भी है हमारी, तो ये वन ऑफ द वे है कि टू गेट स्टार्टेड विद द इकोसिस्टम। और इंक्यूबेटर्स कैन बी अ वेरी गुड रिसोर्स। जैसे हम कमिंग बैक टू टॉपिक की स्टार्ट करने के लिए चीजें, आपको एक सबसे बेसिक सीड सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। शुरू कैसे करोगे एज ए स्टूडेंट, तो इंक्यूबेटर से जनरली आपको ना 10 लाख 15 लाख तक का फंड मिल जाता है, 20 लाख तक का भी आजकल गवर्नमेंट दे रही है शुरू में, विदाउट एनी प्रॉपर प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइपिंग के लिए इतना आपको मिल जाता है, ग्रांट्स भी होती हैं बहुत सारी गवर्नमेंट की। तो ये बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस ये है कि अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। आप इस सबको इंटरनेट पे सर्च करो, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे सब नए नए प्रोग्राम्स आते रहते हैं, आपको अप्लाई करना होता है। फिर थोड़े डेवलप्ड स्टेज पे गवर्नमेंट 50 लाख 1 करोड़ तक भी देती है, सॉफ्ट लोन्स भी देती है गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग वालों को। मुकुल, जैसे आपने अभी बताया कि स्टार्टअप इंडिया मतलब बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप स्टार्टअप वाइब्स 18 के माध्यम से, क्योंकि स्टार्टअप वाइब्स 18 का मकसद ही ये है कि अवेयर कर सकें हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडर्स को, जो लोग स्टार्टअप की दुनिया में आना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि स्टार्टअप इंडिया मतलब किस तरह से हेल्पफुल है, अगर आपके पास कोई अच्छा और इनोवेटिव आइडिया है तो, और आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो। स्टार्टअप इंडिया बहुत सारे रिसोर्सेज देता है आपको। जैसे मान लो आप एक स्टार्टअप कर रहे हो एज ए स्टूडेंट, आपको नहीं पता एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट कैसा होता है, आपको एक हायरिंग करनी है, मतलब ऐसे थोड़ा नर्वसनेस होती है व्हेन यू आर हायरिंग एज ए फर्स्ट एम्प्लॉय, तो आपको ये नहीं पता कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर लेटर क्या होता है। तो वो सब के टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे, आप देख सकते हो कि एक ऑफर लेटर कैसा दिखता है, एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट कैसा दिखता है। तो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के। लीगल फ्रेमवर्क के आपको सारे टेम्पलेट्स ही दिए हुए हैं कि आप अपनी कंपनी के हिसाब से खुद बना लो, नहीं तो किसी बंदे को क्या पता। बिल्कुल, जब मान लो आप कल को आप स्टार्टअप शुरू करते हो, आपको थोड़ी पता है कि एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट कैसे बनेगा। तो इस टाइप का सपोर्ट देता है स्टार्टअप इंडिया। आपको सारे प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पे कि क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, क्या क्या प्राइवेट इनिशिएटिव्स है, वो भी वहाँ पे जाके पोस्ट कर सकते हैं और उन पे आप अप्लाई कर सकते हो। दैट्स अ कॉमन वेबसाइट जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। तो स्टार्टअप इंडिया, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स वो भी एक होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहती है फॉर अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स। एयरब्रिक इंफ्रा किस तरह से काम करता है और क्या है? देखिए, हमारी यूएसपी है हमारा डिज़ाइन, और मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस हमारा था पिछले ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उस टाइम पे हमने ये देखा कि डिज़ाइन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया, डिज़ाइन अच्छे बन तो जाते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को लेके हमने ये स्टार्ट किया था कि कैसे रियलिस्टिक डिज़ाइंस बनाए जाएँ, कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू रियलिस्टिक डिज़ाइंस बनाए जाएँ और कैसे इनको एग्जीक्यूट करा जाए। तो हम इस सोच के साथ मार्केट में उतरे थे, बट आई थिंक एग्जीक्यूशन इज़ आवर स्ट्रेंथ ऑल्सो, बट डिज़ाइन इज़ आवर यूएसपी। सो जो रियलिस्टिक डिज़ाइनिंग हम टेक्नोलॉजी के थ्रू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर पाते हैं 2 या 3 घंटे में, वो जनरली किसी भी कॉम्पिटिटर को करने में 21 दिन लग जाते हैं। तो ये था हमारा यूएसपी, कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके डिज़ाइनिंग का जो टाइम होता है किसी भी क्लाइंट के लिए ऑफिस की डिज़ाइनिंग का, उसको 21 दिन या 25 दिन से कम करके कैसे 1 दिन 2 दिन पे ले आए। 1-2 दिन में हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो हमारा टेक है वो यही है दैट you can design your office in 2-3 hours. Our designers will sit with you, they'll tell you, and with artificial intelligence, all with certain inputs and questions, you'll have your layouts, you'll have your mood boards, आपके designs, सारे references, आप 2 या 3 घंटे में कर सकते हैं। तो वहीं पे हमें एज मिल जाता है। जब आपका बैकग्राउंड ही नहीं था इंटीरियर्स और डिज़ाइन में, तो कैसे आया कि एयरब्रिक शुरू करना है? देखिए, बैकग्राउंड नहीं था, बट 5 साल हमने बहुत डीपली इस इंडस्ट्री में काम किया। तो जब मैं फ्लिप स्पेसेस में था, फ्लिप स्पेसेस भी इंटीरियर डिज़ाइन, कमर्शियल इंटीरियर डिज़ाइन बिल्ड की कंपनी है, लिव स्पेस भी डिज़ाइन एंड बिल्ड की कंपनी है।
तो हम लोगों ने ग्राउंड से उनकी बिजनेस यूनिट को बनाया। सो जब मैं इंडिया बिजनेस हेड कर रहा था फ्लिप स्पेसेस का, उस टाइम पे हम लोगों ने ग्राउंड से उस कंपनी को खड़ा किया, और उस एक्सपीरियंस में हमें ये भी पता चला कि क्या चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस हम लोग एज अ कंपनी सॉल्व कर पाए कस्टमर्स का, कुछ चैलेंजेस हम सॉल्व नहीं कर पाए। अब मैं चाहती हूँ संजीव कि आप चैलेंजेस बताएं कि इस इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं। बहुत सारे चैलेंजेस है रंजना, मतलब इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो डिज़ाइन पेपर्स पे होता है वो कभी भी एक्चुअल नहीं मिलता है। तो कस्टमर का चैलेंज होता है कि आपने हमारे को बहुत अच्छा सुंदर 3D दिखाया बट ऑफिस वैसा बना नहीं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है और रियल टाइम चैलेंज है। अब लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, बट मुझे लगता है कि ये चैलेंज हर इंटीरियर डिजाइनर ने फेस किया है। तो वो एक रियल टाइम डिजाइनिंग कैसे हो और एक रियलिस्टिक डिजाइनिंग कैसे हो, इन दोनों चीज़ों में बहुत गहरा फर्क है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनियां आ रही हैं मार्केट में, जिस तरह से स्टार्टअप छोटे बड़े हर तरह के खड़े हो रहे हैं, आने वाले टाइम में तो मतलब क्या कहना है आपका, आने वाले टाइम में किस तरह का रहना है फ्यूचर? हिंदुस्तान एक सबसे ज़्यादा स्टार्टअप देने वाली कंट्री है मुझे लगता है। पूरे वर्ल्ड में ऑल टुगेदर जितने स्टार्टअप्स होते हैं उतने अकेले हिंदुस्तान में होते हैं, और पूरे वर्ल्ड में ऑल टुगेदर कंबाइंड जितने यूनिकॉर्न्स बनते हैं सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बनते हैं। उसका कारण भी है मुझे लगता है, उसका कारण है कि यहाँ की सरकार पिछले 10 सालों 15 सालों में जो सरकार है वो बहुत स्टार्टअप फ्रेंडली सरकार है। एंड आप माने या ना माने, आप चाहे कुछ भी बोले, मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता, बट आप कुछ भी बोले, सरकार बहुत स्टार्टअप फ्रेंडली है। वही रीज़न भी है कि स्टार्टअप फ्लरिश कर रहे हैं इंडिया में। एंड उसके बहुत सारे रीजंस हैं। टैक्सेशन पॉलिसीज इस तरीके की हैं कि स्टार्टअप फ्रेंडली हैं, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ग्रांट्स मिलते हैं, आपको स्टार्टअप एमएसएमई का इम्प्लीमेंट होना, तो ये एक बहुत सारे कंफर्ट्स दिए गए हैं स्टार्टअप्स को कि हाँ स्टार्टअप बने यहाँ पे, और वो उसका मुझे लगता है कि नतीजा भी मिल रहा है, रिजल्ट भी मिल रहा है, और स्टार्टअप्स बन भी रहे हैं, फ्लरिश भी हो रहे हैं। तो इंडिया इज़ गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस एंड आई हैव अ वेरी वेरी क्लियर पिक्चर कि हाँ इंडिया सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स देता भी आया है और आगे भी देगा, क्योंकि सरकार बहुत स्टार्टअप फ्रेंडली है। बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, मैं तो जितने भी स्टार्टअप जनता से मिलती हूँ या फाउंडर्स वगैरह से मिलती हूँ, तो सरकार को लेकर के तो सभी काफ़ी खुश रहते हैं कि हम बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं, क्योंकि काम किया भी है। हाँ। आप शायद सड़कें बनी या नहीं बनी, बिजली बनी या नहीं बनी, बिजली मिली या नहीं मिली, मकान बने या नहीं बने, मुझे नहीं पता, बट हाँ स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने बहुत काम किया। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि सड़कों के लिए भी बहुत काम किया है। हम मतलब अगर हम घर में बैठे हुए हैं तो हमें क्या पता कि बाहर की दुनिया कैसी है, लेकिन आप ट्रैवल करके देखिए तो इन 10 से 5 सालों में जो चेंज हुआ है, जो सड़कें जिस तरह से बदली हैं, या बिजली की ही बात करें या पानी की ही बात करें, तो जिंदगी आसान हुई है। देखिए, हिंदुस्तान का नक्शा और हिंदुस्तान की रेपुटेशन, दोनों चीज़ें चेंज हो गई हैं पिछले 10 साल में। अब वो एक स्ट्रॉन्ग सरकार की वजह से ही हुई है। एवरीवन नोज द रीज़न कि क्यों एक फेसलिफ्ट हो गया है, क्यों इंडियंस को एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलने लग गया है बाहर कंट्रीज़ में, क्यों इंडिया को स्टार्टअप हब का एक दर्जा मिल गया है, क्यों लोगों को लगता है पहले लोग सिलिकॉन वैली जाके स्टार्टअप करते थे, आज लोग बैंगलोर आके स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज पॉलिसीज आपको सपोर्ट करती हैं, सरकार आपको सपोर्ट करती है।